Hello and welcome everyone. My name is Ankita Khandelwal and today is 8th March. So we all are celebrating International Women's Day. So now, we are going to see all our current affair of this week. So let us just start with one by one the topics which we are going to cover today. The first one is National Polio Immunization Drive for 2022. The second is International Court of Justice Rule for Deputation of DIG, SWIFT, Asian Infrastructure Investment Bank, IPCC 6th Assessment Report, Megiddo Project, why NATO isn't sending troops to Ukraine, action plan for reintroduction of cheetah in India, World Wildlife Day 2022, and what are cluster bomb and thermobaric weapons and the prelim series. So एक बाय एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं सारे टॉपिक्स को. See, half of the topics are related to the Russian, Ukraine issues which has been going around. और उसी के लेते हम देख सकते हैं इस पे AIB and even NATO and this bombs which has been used और उसी के ही चलते उसी पे ही half of the discussion will be over there. पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव 2022 आप देख सकते हैं आवर हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ही हैज स्टार्टेड दिस ड्राइव फॉर 2022. दिस इज द लॉन्च प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर. हमें समझना है कि वाई पोलियो ड्रॉप इज बिन गिवन, टू हुम इट इज़ बिन गिवन, एंड वी हैव लिसन कि पोलियो इरेडिकेट इंडिया में से हो चुका है, तो अभी क्यों दिया जा रहा है. ये सारे एस्पेक्ट्स हम समझने की कोशिश करेंगे. पोलियो है क्या वो भी समझने की कोशिश करेंगे. मेजरली प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस इसके पास आते, पोलियो किससे होता है, उससे क्या होता है सिम्टम्स, या फिर कहाँ कहाँ पोलियो अभी है और कहाँ कहाँ इरेडिकेट हो गया है, लेटेस्ट में कौन हुआ है, इसी के आसपास आपके मेजरली क्वेश्चंस होते हैं. नाउ बात करते हैं इंडिया की, तो आप देख सकते हो बिलो 5 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रंस को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है. माइट भी आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन द ब्रांड एम्बेसडर जो पोलियो के वैक्सीन ड्राइव के ऊपर एडवर्टाइजमेंट में आते रहते हैं, 2 बूंद जिंदगी के. सो उसी के चलते अभी ये ड्राइव शुरू हुई है इम्यूनाइजेशन की. दैट वाज फॉर 3-4-5 डेज के लिए. 27 फेब से ये ड्राइव कर दी है शुरू. नाउ वी कैन सी ओवर हियर ऑर्गेनाइज पूरे इंडिया के अंदर. दिस इज़ द नेशनल ड्राइव. एक नेशनल ड्राइव होती है और 2 सब नेशनल ड्राइव होती है, और उसी के चलते जो लोग पोलियो से इम्यूनाइज हो चुके हैं उनको वापस से इम्यूनाइज करना है और मेजरली सबको कवरेज अंदर रखना है. सो वी कैन सी 15 करोड़ चिल्ड्रन को कवर किया जाता है इस पोलियो प्रोग्राम के अंदर. ऑल 36 स्टेट्स एंड यूटीज़ विद 735 डिस्ट्रिक्ट्स. सो मेजरली सभी जगह पोलियो की वैक्सीन पहुँचाने का काम कर रही है गवर्नमेंट. नाउ वी कैन सी ओवर हियर 7 लाख बूथ्स बनाए हैं. अब क्या है मेजर प्रोसेस किस तरीके से होता है कि बूथ्स होते हैं. आपने देखा होगा जब भी पोलियो ड्राइव शुरू होता है फैब के अंदर, तो ईयरली फैब के अंदर पोलियो ड्राइव शुरू कर दिया जाता है नेशनल लेवल में, एंड सब नेशनल 2 राउंड्स होते रहते हैं उसके. अब इसमें क्या होता है कि हर एक जगह पे एक पुल बहुत बना दी है एंड गवर्नमेंट आर एडवोकेटिंग कि यहाँ पे जाना है यहाँ पे जाना है, बट स्टिल हमने देखा है कि कितने लोग होते हैं जो दहाड़ी में काम करते हैं एंड दे मिस, बिकॉज अगर वहाँ गए तो एक दहाड़ी मिस हो जाएगी. उसी के चलते कितनी बार उनके बच्चे कवर अप नहीं हो पाते बूथ के अंदर. सो उसी के चलते गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन भी साथ में रखा है, डोर टू डोर सर्विसेज. सो 7 लाख बूथ्स जहाँ पे सारे जनरली पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों को दिलाने के लिए, प्राइवेट्स में तो जाते हैं, बट फॉर दोज हु कांट अफोर्ड दिस वैक्सीन, सो पब्लिकली ये बूथ में जाया जाता है. नाउ वी कैन सी 23 करोड़ जितने घर है जहाँ पे विजिट किए जाते हैं बाय ऑल द वॉलंटियर वर्कर्स, इवन दी आशा वर्कर्स. वहाँ जाके 24 लाख वॉलंटियर एंड 1.5 लाख सुपरवाइजर गोइंग फॉर डोर टू डोर सर्विसेज टू द पर्सन हु हैव नॉट वेंट टू दी बूथ. जो 7 लाख बूथ्स बनाए पूरे भारत के अंदर, वहाँ पे अगर कोई गया नहीं है और रह ना जाए, उसी के चलते गवर्नमेंट ने एक और प्रावधान भी रखा है कि घर घर जाके डोर टू डोर सर्विस जाके पूछना है किसी का रह ना गया हो और उसे पोलियो की वैक्सीनेशन देनी. नाउ वी कैन सी India has free of polio for more than a decade. Means 2011 में आखिरी था एंड आफ्टर दैट उसके 3 साल तक कुछ केसेस आए नहीं थे. दिस वाज द लास्ट केस इन नियर दी कलकत्ता के पास एक जगह थी, वहाँ पे ही लास्ट केस आया था. उसके बाद 3 साल तक तो कोई नहीं केस आया था. 2012 में इंडिया को पोलियो वॉच लिस्ट से भी WHO ने हटा दिया था एंड फाइनली 2014 के टाइम पे हमें पोलियो इरेडिकेशन फ्री का सर्टिफिकेट मिल चुका है. सो वो सर्टिफिकेट मिला, इसका मतलब ये नहीं कि खुश हो जाए हम लोग कि ये पोलियो ख़त्म हो गया.
गवर्नमेंट हैज़ टू बी प्रिवेंटिव कि फिर से आउटब्रेक ना हो और सिक्योर रहे, इम्यूनाइज रहे. वाई द वाई रीज़न इज़ अभी भी अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान ये दो ऐसी कंट्री है जो हमारे नेबरहुड में है, वहाँ पे वाइल्ड पोलियो वायरस के केस अभी भी एक्टिव है. एंड बिकॉज ऑफ तालिबान कमिंग इन पावर 8 लाख बच्चे इन अफ़गानिस्तान डिडंट रिसीव द पोलियो वैक्सीन. सो बहुत ही बोल सकते हैं गंभीर समस्या है और सिचुएशन भी वहाँ पे गंभीर है. एंड बिकॉज रेफ्यूजी क्राइसिस भी हुए हैं, कितने लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, सम ऑफ देम आर कमिंग इन इंडिया एंड स्टेइंग ओवर देयर, बाकी कहीं और जा रहे हैं. तो जो आ रहे हैं उनको गवर्नमेंट वैक्सीनेशन भी दे रही है कि वहाँ से कुछ ऐसे वायरस ना आ जाए वाइल्ड वाले कि यहाँ पे आउटब्रेक हो जाए. इसलिए सस्टेन यहाँ के लोगों को भी वैक्सीनेशन देना ज़रूरी है कि वो जो हमें फ्री का मिला है उसे सस्टेन करना है. एंड प्लस जो आ रहे हैं उन्हें भी देना है. यहाँ से कोई ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस है अभी इरेडिकेट नहीं हुए, उन्हें पोलियो सर्टिफिकेट हो तो ही वो जा सकते, वरना लेके ही फिर जाना पड़ता है, उसके बिना यहाँ से आप जा नहीं सकते ना. सो यू कैन सी ये PIB का ही टाइटल आया है इधर, स्वस्थ चिल्ड्रंस में स्वस्थ कम्युनिटीज़ एंड स्वस्थ नेशन. ना मेजरली पोलियो क्या है, पर उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि इंडिया में 2 तरीके की वैक्सीन दी जाती है पोलियो की, OPV एंड IPV. OPV है ओरल पोलियो वैक्सीन, आपने दिया होगा 2 बूंद जिंदगी के. हियर आर द इमेजेस विच वी कैन सी, जो ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, दैट इज़ OPV. IPV इज़ इंजेक्टेबल. यहाँ पे जो वायरस होता है वो मरा हुआ फॉर्म में होता है, OPV में वीक फॉर्म के अंदर होता है. बट बिकॉज OPV से चलते कितनी बार वायरस वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस के केसेस भी आ रहे हैं, इसलिए ये सेकेंड ऑप्शंस भी दे दिया गया है. अभी किस तरीके से होता है, मेजरली जो ड्राइव है वो OPV की होती है. फर्स्ट इतने वीक्स के अंदर हो, देन 6, 10, 14 वीक्स जब बच्चा होता है, उसके बाद देन 16 to 24 मंथ ऑफ एज के अंदर जनरली दी जाती है, और एक बूस्टर डोज भी उसमें दिया जाता है. बट दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से क्या है वो इम्पॉर्टेंट है ना. अगर बात करें पोलियो की तो WHO का कहना है कि पोलियो वायरस पोलियोमियलिटिस वायरस से होता है. ये पिकोनोवायरस फैमिली से ही ये वायरस बिलोंग करता है, और अगर हम देख सके तो इट इज़ हाईली इन्फेक्शन वायरल डिसीज़. ये बहुत ही इन्फेक्टेड है बिकॉज ये जनरली पानी और फूड, कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से डिराइव होता है. फीकल टू ओरल रूट होता है इसका होना. सो कहीं पे सैनिटेशन अगर अच्छा ना हो वहाँ पे पोलियो के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं अगर वैक्सीनेशन भी अवेलेबल ना हो. सो virus is transmitted person to person, spread mainly through fecal oral route और less frequently by common vehicle, जो खराब पानी और खराब खाना. वायरस क्या करेगा, आपके अंदर गया, इंटेस्टाइन में मल्टीपल होगा, वहाँ से आपके नर्वस सिस्टम को अटैक करेगा और मेजरली मसल्स जो होते हैं उसे वीकन करने की कोशिश करेगा, और थ्रू दैट कितनी बार पैरालिसिस भी हो सकता है. यू कैन सी द इमेज ओवर हियर. सो उसी के चलते ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यंग एज के बच्चों को अफेक्ट करता है ऐसी डिसीज़ जो हमारे आने वाले उज्जवल भारत के बोल सकते हैं ले जाने वाले उज्जवल भारत के लोग हैं, और उन्हीं के लिए उन्हें अच्छी हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रॉपरली ड्राइव करी हुई है, इतना टाइम से कर रहे हैं. एंड नाउ अगर हम बात करें उसकी सिम्टम्स की तो मेजर आप सिम्टम्स देखोगे, फीवर, फटीग, हेडेक, वॉमिटिंग, स्टिफनेस इन द नेक, पेन इन द लिम्स. मेजरली ये जो हम पोलियो की बात करें इसका कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ प्रिवेंट ही कर सकते हैं. सो वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस डिसीज़. ना 3 इंडिविजुअल टाइप के अगर हम बात करें पोलियो वायरस से, स्ट्रेन्स की बात करें तो स्ट्रेन्स के अंदर तीनों का डिफरेंस है इन टर्म ऑफ देयर मेकिंग. बट अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो तीनों के सिम्टम्स सिमिलर है. ठीक है. सो वाइल्ड लाइफ पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड लाइफ पोलियो वायरस टाइप 2, वाइल्ड लाइफ पोलियो वायरस टाइप 3, ये 3 प्रकार के पोलियो वायरसेस है जो आज वर्ल्ड में 2 जगह पे खासकर है, दैट इज़ अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान. बाकी भी थोड़ी जगह है बट मेजरली वो कम हो चुके हैं. इंडिया के अंदर और ग्लोब के अंदर अगर हम बात करें टू वाइल्ड लाइफ पोलियो वायरस 3, ये तीनों चीज़ ग्लोब में इरेडिकेट हो चुकी है.
एक और भी है इस 3 के अंदर, स्मॉल पॉक्स। ये तीनों चीज़ ग्लोब में इरेडिकेट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड लाइफ पोलियो वायरस 1 के ही केसेस है जिसे कवर अप करना है, और मेजरली हम देखेंगे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है वहाँ पे ही वाइल्ड लाइफ पोलियो वायरस की केस सबसे ज़्यादा है, बाकी जगह वैक्सीन डिराइव केसेस आ रहे हैं, ठीक है, और रेयर इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। बात करें कि किस तरीके से वर्ल्ड पोलियो डे बनाया जाता है, तो मेजरली अक्टूबर मंथ 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे बनाया जाता है रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा ऑन द रिमेंबर ऑफ सल्क। सो बेसिकली जॉन सल्क जो है जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई गई है उन्हीं के नाम पे उस दिन वर्ल्ड पोलियो डे ऑर्डर या वर्ल्ड पोलियो डे का सेलिब्रेशन मनाया जाता है। मेजरली उस दिन वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे वर्ल्ड में होती है, इंडिया में स्पेसिफिकली नेशनल ड्राइव होती है फेब के टाइम पे, और अभी जो नेशनल ड्राइव चल रही है 27 फेब से ऑलमोस्ट 4 मार्च तक ये ड्राइव थी। इसमें नेशनल एंड सब नेशनल ड्राइव दोनों है, ठीक है ना। अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो कितने टाइप से होते हैं, तो एक तो क्लिनिकली, सब क्लिनिकल बेसिकली जिसे बोलते हैं 95% केसेस यहाँ से ही होते हैं, ठीक है। दूसरा है नॉन पैरालिसिस, तीसरा है पैरालिसिस। सो ये 3 प्रकार के पोलियो के केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मेजरली सब क्लिनिकल में सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पैरालिसिस दोनों ही नहीं होता, 95% केसेस इधर से होते हैं। दूसरा जो नॉन पैरालिसिस है इसमें थोड़ा सेंट्रल नर्व सिस्टम इम्पैक्ट होता है पर पैरालिसिस तो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों अफेक्ट होता है, इंसान पैरालिसिस भी हो जाता है और सेंट्रल नर्व सिस्टम भी अफेक्ट करता है। अभी जो पैरालिसिस है उनके अंदर भी 3 प्रकार के पोलियो होते हैं। तो एक पोलियो होता है स्पाइनल वाला, ठीक है, दूसरा पोलियो होता है बल्बोरिक, और तीसरा होता है बल्बो स्पाइनल पोलियो। तो इस प्रकार के पोलियो होते हैं। तो मेजरली दिस आर द टाइप्स, पैरालिसिस, नॉन पैरालिसिस, सब क्लिनिकल, और उसी के अंदर पैरालिसिस में भी 3 प्रकार के पोलियो के केसेस होते हैं ना। हमेशा याद रखना इंडिया में अभी इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है वहाँ पे अभी भी पोलियो के केसेस है, एंड दो अ डिकेड इंडिया में केस नहीं है, बट फिर भी टू इम्यूनाइज आवर पीपल एंड टू कीप देम सेफ, और उस जो अभी तक हमने अचीव किया है उसे आगे बढ़ के रखना है, इसलिए पोलियो के वैक्सीनेशंस दिए जा रहे हैं ना। वी कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ पोलियो। मेजरली क्या होता है, तो गंदा पानी या किसी में वो अफेक्टेड हो और आपने पी लिया हो तो ये सीधा आपके पानी सीधा जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे खाने को अफेक्ट करेगा। सो इंटेस्टाइन में ये क्या करने की कोशिश करेगा, मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल्स होंगे और वहाँ से आपकी ब्लड स्ट्रीम से पूरी बॉडी में अटैक करने की कोशिश करेंगे। सो इन 1 आउट ऑफ एवरी 200 केसेस द वायरस अटैक, 200 में से एक ऐसा होगा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉइंग सेल इन स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड से सेंट्रल नर्व सिस्टम को अफेक्ट करेगा। सो मेजरली पैरालिसिस, बॉडी पैरालिसिस, हर तरीके की चीज़ें होगी, और उसी के चलते पैरालिसिस पैर में आ जाता है एंड फिर थ्रू फेसिस ये बॉडी को लीव कर देता है, और जहाँ पे पुअर सैनिटेशन है वहाँ पे दूसरे पानी भी इन्फेक्ट हो गए और ये साइकिल चलती रहेगी। सो इट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ वेरी कंटेजियस, और इसी को ही कंट्रोल करने के लिए वी हैव वन ऑप्शन, दैट इज़ टू वैक्सीनाइज। देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस डिसीज। नाउ रिसेंट आउटब्रेक पोलियो की बात करें तो रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज़ में आउटब्रेक हुए पोलियो के। मेजरली ये वैक्सीन डिराइव पोलियो केसेस है, ठीक है, वाइल्ड वाले नहीं है। फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया, ईरान, 2019 के अंदर ये सारी जगह में पोलियो के आउटब्रेक्स पाए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली वैक्सीन जो दी उससे कुछ म्यूटेशन हुआ है वायरस के अंदर, बिकॉज इट इज़ इन वीक फॉर्म, सो वहाँ पे वो म्यूटेड हुआ है, तो कुछ रेयर स्ट्रेन जो पाया गया है जिससे ये पोलियो आउटब्रेक मिला गया है ना। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ये 2 मात्र ऐसी कंट्री है जो पोलियो को अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकी है। वी कैन सी 8 लाख चिल्ड्रंस डिडंट रिसीव द पोलियो वैक्सीन। सो इट इज़ अ बहुत ही गंभीर स्थिति अफगानिस्तान के बच्चों के लिए है
जो हम मान सकते हैं कि किस तरीके से ये वायरस इन्फेक्ट करता है ना। पोलियो इन इंडिया अगर हम बात करें तो WHO ने हमें टैग दे दिया था साउथ ईस्ट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को पोलियो फ्री, ठीक है। फेब के अंदर इंडिया ने 3 साल पूरे कंप्लीट किए थे विदाउट एनी केसेस रिपोर्टेड, और जैन के अंदर लास्ट केस इंडिया में मिला था हावड़ा वेस्ट बंगाल में। और मेजरली पहले के टाइम अगर देखो 2009 में 1604 केस वर्ल्ड वाइड थे पोलियो के, जिसमें इंडिया 741 सिर्फ इंडिया के अंदर से। दैट वाज द कंडीशन इन 2009, जो इंडिया के अंदर इतने मेजर केसेस वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पोलियो के थे, एंड नाउ वी आर पोलियो फ्री। So that is a very big success of this program which has been taken by government. Majorly पोलियो वैक्सीन को हटाने का काम WHO के द्वारा 1988 में ये कह दिया था, वी नीड टू इरेडिकेट द पोलियो 99% इन द वर्ल्ड। और उसी के चलते 1995 से इंडिया ने खुद का एक डेडिकेटेड पोलियो प्लान बनाया था, और तब से ही आज तक उसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, ठीक है। सो 1970 2 लाख पोलियो के केसेस इंडिया में थे, जो पैरालिसिस के भी काफ़ी थे, ठीक है। सो बहुत ही रिस्की था उस वक्त। सो फ्रॉम 2 लाख टू 0 आज हम पहुंच गए। सो इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। 1995 हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जहाँ पे 2 नेशनल एंड मल्टीपल सब नेशनल कैंपेन्स सालाना रोल आउट होती है। उसी के चलते इतने लोगों को वैक्सीन दिया जाता है, घर घर दिया जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये अंडर 5 ईयर्स एज के बच्चों को दी जाती है, नॉट 2 बट अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। नाउ that what we have discussed over here, majorly OPV दिया जाता है, एंड इन दी थर्ड बूस्टर के साथ साथ इनएक्टिव पोलियो वायरस वैक्सीन जो हमने इंजेक्टेबल बोल रहे हैं वो भी दी जाती है। सो पल्स पोलियो इज़ द प्रोग्राम। मेजरली गवर्नमेंट का ये जो पूरा प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं वी कैन सी इट इज़ अ सक्सेसफुल। जब से शुरू हुआ है 2 लाख पोलियो केसेस थे 1970 में, आज 0 केसेस है। सो ये बहुत मेजर डेरिवेशन है गवर्नमेंट के इस काम का, एंड वी कैन सी बिकॉज ऑफ दिस नेशनल प्रोग्राम, सब नेशनल ड्राइव एंड home to home services, poll booths, all this effectively working. Even we are checking those person who are going to such countries, for example Syria, Cameroon, Somalia, Afghanistan, Nigeria, Pak, Ethiopia, केन्या। यहाँ से कोई वहाँ जाता है तो उनको पोलियो का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है तो ही जा सकते हैं। वहाँ से कोई आता है तो वी वैक्सीनेट दैम। So that is the biggest drive in India which has been doing, and it is a great response we can see. Now, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें, ICJ, जनरली ICJ UN का एक पार्ट है, ठीक है। 6 ऑर्गन है, उसमें से एक ये है। बाकी के बाकी सारे ऑर्गन बैठते हैं न्यूयॉर्क में, ये एकमात्र ऑर्गन है जो हेग में बैठता है, ठीक है। सो नीदरलैंड के अंदर उनका प्लेस है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने फाइल किया है जिनोवा का एक कन्वेंशन है जिनोसाइड का, बेसिकली कि ये कन्वेंशन का इंटरप्रिटेशन रशिया के द्वारा गलत किया गया है। उन्होंने माना कि हम लोगों ने जिनोसाइड हम कर रहे हैं लुहान एंड डोनेट्स्क उन एरिया के अंदर, और ये रशियन इंटरप्रेट करके अटैक करा गया है। सो कहीं ना कहीं ये इंटरप्रिटेशन गलत है, और उसी के चलते ये जो एक्ट है ये भी गलत किया है। तो मेजरली ये एप्लीकेशन ICJ में यूक्रेन के द्वारा की है। तो हमारे लिए जानना ये नहीं है कि क्या उसका आएगा आउटकम, हमारे लिए जानना ये है ICJ है क्या, कहाँ बैठता है, कितने मेंबर्स है, किस तरीके से काम होता है, इंडिया का कुछ केस पहले भी गया है या नहीं, और ICC भी है क्या ना। ICJ की बात करें, आप देख सकते हो दिस आर द जजेस, इसमें से इंडियन जजेस भी है। सो टोटल 15 जजेस इसके अंदर बैठे जाते हैं। याद रखना ये यूनाइटेड नेशन का एक मात्र ऑर्गन है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 जो UN का चार्टर है, वहाँ से ही 1946 में ये काम करने शुरू हुई है। मेजरली इसका बनाना हम बोल सकते हैं किस तरीके से हुआ है। सो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 लीग ऑफ नेशन ने एक परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया था, ठीक है। सो 1922 से ये हेग में बैठा था नीदरलैंड के अंदर, पीस पैलेस, ठीक है। तो वहाँ से ये काम कर रहे हैं, और इनके जो आखिरी थे 1946 में आखिरी जो जज थे, जो चेयरमैन बोल सकते हैं जिससे हम, वो थे एल साल्वाडोर के जज गुस्तावो, जोसे गुस्तावो, ठीक है।
और इन्हें ही पहला आईसीजे का भी जज बनाया गया था, ठीक है। सो मेजरली 15 जज होते हैं 9 साल के टर्म के लिए। हर 1/3 जो जजेस है 3 साल में उनका इलेक्शन होता है, 1/3 का हर 3 इयर्स में इलेक्शन होता है। सो 15 जजेस फॉर 9 ईयर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब इसमें जो जजेस है उन एक नेशन के सारे नहीं हो गए, अलग अलग नेशन से हो गया। अब ये कौन सिलेक्ट करता है? ये सिलेक्ट करता है यूनियन जनरल असेंबली के द्वारा एंड यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के भी द्वारा। ये दोनों के द्वारा देखा जाता है जजेस के सिलेक्शंस, और वो अपॉइंट होते हैं 15 जजेस 9 साल के लिए, 1/3 एवरी 3 ईयर, ठीक है। मेजरली आईसीजे की अगर हम बात करें तो आईसीजे वो केसेस को लेता है जो यूएन के मेंबर्स हो, ठीक है। तो यूएन के जो मेंबर्स है अगर वो जाके आईसीजे में कंप्लेन करे, ठीक है, दोनों कंसेंट दोनों पार्टी की होती है, तभी उनका जजमेंट आता है। मैं या आप मिलके जाके वहाँ कंप्लेन नहीं कर सकते, जो यूएन के मेंबर्स है वही कर सकते हैं। इवन यूएनएससी से भी कुछ आया हो इंटरप्रिटेशन या एडवाइस लेना तो आईसीजे देता है, ठीक है। सो ये वर्ल्ड के अंदर जस्टिस का काम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ अगर हम बात करें मेजरली यूके, यूएस, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाया था। पहला जो केस गया था यूके का अल्बानिया के अगेंस्ट गया था थ्रू द कॉर्फू चैनल, जो नैरो स्ट्रेट है आयोनियन सी बिटवीन ग्रीक आइलैंड ऑफ कॉर्फू एंड अल्बानिया। तो पहला ये केस था, उसके बाद सारे केसेस जा रहे हैं। नाउ सीट्स एंड रोल्स वी हैव डिस्कस, कौन कौन उन्हें दे सकता है। मेजरली ये एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूयॉर्क में नहीं बैठती, बाकी की सारी जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरी, ये सारी न्यूयॉर्क में बैठती है, बाकी ये सिर्फ और सिर्फ हेग में बैठती है, ठीक है। नाउ ये क्या काम करेगी? ऐसे डिस्प्यूट्स जो स्टेट्स के हो, दोनों ने जाके कंप्लेन की हो और दोनों का कंसेंट हो, उसी डिस्प्यूट्स के ऊपर ये अपना जजमेंट देगी। सो इनका जो फाइनल जजमेंट होगा वही होगा, इसके ऊपर कोई अपील नहीं होती। हाँ, रिवीजन ऑफ द जजमेंट हो सकता है, ठीक है। सो ये मेजरली उनका काम है। ना एक रजिस्ट्रार है जो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है। 2 लैंग्वेज आईसीजी में चलती है, इंग्लिश एंड दी फ्रेंच लैंग्वेज। सी पावर राजा में नहीं, उसे बनाने वाले में होता है। सो ऑब्वियसली आईसीजे को भी लोगों ने ही बनाया है, तो आईसीजे का जो भी जजमेंट आता है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका खुद का कुछ डेडिकेटेड वर्कफोर्स नहीं है। वो नेशन पर डिपेंड करता है उसे इम्प्लीमेंट करना या नहीं करना। सो कहीं ना कहीं इसी के चलते हम देखेंगे कि देयर वर मैनी रूलिंग्स आईसीजे की अगेंस्ट चाइना, पर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती बिकॉज वो डिपेंड करता है नेशन के ऊपर टू इम्प्लीमेंट। सो पावर राजा में नहीं, उसे बनाने वाले में होता है। सो ऑल द कंट्रीज हैज़ फॉर्म दिस व्हेन यूएन हैज़ फॉर्म, और अगर आईसीजे बोल रही है और वो नहीं कर रहे नेशन, तो वो इनका खुद का पावर है, ठीक है। तो वो विलिंगनेस है कंट्री की टू फॉलो और नॉट। ऑलवेज रिमेंबर, इनका जुरिडिक्शन जब दोनों पार्टी का कंसेंट हो तो ही होता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन जाके नहीं बोल सकता मुझे ये करना है। क्लियर? इंडिया की बात करें या जजेस की बात करें तो इंडिया के कैंडिडेट्स काफ़ी इसके अंदर बैठे हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से आप पुरुष नहीं महापुरुष भी हो, बिकॉज ऑल द मेजर 15 मेंबर्स अलग अलग जगह से होते हैं। एक कंट्री से सारे जगह से नहीं आते, एक कंट्री से ही उसमें नहीं बैठते, अलग अलग जगह से आते हैं। री इलेक्शन भी होता है इसके अंदर, ठीक है ना। बात करें किस तरीके से ये काम हो रहा है, तो मेजरली इंडिया के 4 जजेस आ चुके हैं। अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एंड वो 3 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं, और एक सीक्रेट बैलेट भी होता है। जजेस आर री इलेक्टेबल। सो मेजरली उस तरीके से जैसे 15 जजेस में से कौन प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, मेजरली चेयर हम जैसे बोले, तो वो भी सीक्रेट इलेक्शन से खुद उनके बीच में होता है, एंड री इलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। 4 अभी तक इंडिया के जजेस बने हैं आईसीजी के अंदर जो मेंबर रह चुके हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के 6 केसेस के अंदर 4 अगेंस्ट पाकिस्तान है। सो वी कैन सी जो कुलभूषण जाधव का केस रिसेंटली जो चल रहा था, जहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री ने कोर्ट ने बोल दिया था हैंग करने के लिए, एंड देन वी वेंट फॉर अपील टू आईसीजे, जिन्होंने बोला नॉट स्पाई, ठीक है ना। बात करें इंडिया के जो मेजर केसेस है और पाकिस्तान से रिलेटेड अगर केसेस देखें तो एक केस है
जुडिडिक्शन ऑफ ICA काउंसिल, एक है पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर, जब वो हमारा बांग्लादेश लिबरेशन का जो एक्ट हुआ था उसके बाद, एरियल इंसिडेंट, दैन ऑब्लिगेशन फॉर न्यूक्लियर आर्म रेस जो मार्शल आइलैंड के द्वारा हम पे किया था रिसेंटली 2016 में, लास्ट अभी कुलभूषण जाधव का केस जो चल रहा है, ठीक है। नाउ दैट्स इट फॉर ICJ। उसके बारे में आपके क्वेश्चंस जो आएंगे प्रीलिम्स के अंदर मेजरली आएंगे, व्हाट हाउ नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर देयर, किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, क्या पीरियड होता है टेन्योरशिप, किसका केसेस लेते हैं, किसका नहीं ले सकते। वी कैन सी वन मोर थिंग ओवर हियर, ICJ एंड ICC, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। मेजरली ICJ हमारा जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस था 1922, उसी का ही आगे जाके 1946 में UN के पार्ट की तरह बना। ICC रोम स्टेटस से बना है, ठीक है। इसके अंदर कौन जाएगा, ये UN का पार्ट है, ये UN का पार्ट नहीं है, ये अलग से काम करता है। UN जो बोले उसके अकॉर्डिंग एडवाइस देगा, या कोई स्टेट जाके कंप्लेन करे तो जुडिडिक्शन देगा, ठीक है। कंसेंट होना चाहिए। अभी यहाँ पे स्टेट नहीं, कोई भी इंडिविजुअल जा सकता है। ये मेजर डिफरेंसेस इनके है, क्लियर। सो एक है क्रिमिनल कोर्ट है और एक है कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। दोनों का डिफरेंस है, दोनों अलग अलग जगह से बने हैं। UN का ICC पार्ट नहीं है, ICJ पार्ट है ना। So we can see the first question over here. Consider the following statement. Polio usually affects children under 5, sometimes leading to irreversible paralysis. While polio remain endemic only in Africa and Pakistan, there is no cure for polio. It can only be prevented. We have just recently discussed. So आप अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी पढ़ा है तो इतना तो याद रहा होगा, गजनी तो नहीं होगे, भूल गए होंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। इट इज अफगानिस्तान नॉट अफ्रीका, सो आंसर विल बी C. Now question 2 is regarding public order. Article 25 of the Constitution guarantee to all persons the right freely to profess, practice, propagate religion subject to the public order. Second, according to the 7th schedule of the Constitution of India, the power to legislate on aspect of public order rests with the states. Third, public order is also one of the ground to restrict fundamental right. ये तीनों चीज़ें हमने कहीं ना कहीं डिस्कस करी है प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पब्लिक ऑर्डर के बारे में पढ़ा है। सो थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाइए। रिसेंटली आप पढ़ भी रहे हो न्यूज़पेपर में, तो उसी के पास कैसे स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, सो आप देखिए एंड बताइए। अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एंड नहीं आता है तो भी ट्राई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जहाँ नहीं है, पर एटलीस्ट ट्राई। तो अगर हम देखें, हमने लास्ट ही लेक्चर में अगर बात की थी पब्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है। पब्लिक ऑर्डर कुछ नहीं है, आर्टिकल 25 के लिए जो कर्नाटका की सरकार ने कर्नाटका के हाई कोर्ट के अंदर जिस चीज़ के लिए अपील डाली है उसमें पब्लिक ऑर्डर मेंशन किया है, ठीक है। इट वाज रिगार्डिंग द हिजाब कंट्रोवर्सी विच इज़ गोइंग ओवर देयर। नाउ आर्टिकल 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। सो ये इंडिविजुअल लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पावर देता है, जहाँ पे Constitution rightly free to profess, practice, propagate, subject to public order, morality and health. ये तीन चीज़ है जिससे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट।
Second, according to the 7th schedule Constitution of India, power to legislate on public order rests with the states. Definitely state has the power of law and order. पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का पावर 7th लिस्ट में स्टेट को दिया गया है. थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ वन ऑफ द ग्राउंड टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट. अभी तो बोला कि गवर्नमेंट इसी ग्राउंड पे इंटरफेयर कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ दी, नॉट ओनली. सो अगर ओनली दिया है तो रॉन्ग है, वन ऑफ दी है तो करेक्ट है. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ रूल्स फॉर डेपुटेशन ऑफ DIG. मेजरली इसको पढ़ने से पहले मैं आपको मेरे प्रीवियस 2-3 लेक्चर के ऊपर जाना चाहूँगी, जहाँ पे हमने पढ़ा था जो रूल आया गया है या जो प्रपोजल दिया गया है टू चेंज इन द रूल फॉर द पोस्ट, जहाँ पे सेंटर की डेपुटेशन की बात की थी फॉर IAS IPS एंड जो हमारे बाकी के जो सर्विसेज है उसमें आ नहीं रहे, उसी के रिगार्डिंग पहले एक प्रपोजल आया गया था जिसकी जनवरी में डिस्कशन भी चल रही थी ना. उसी के बेस में आज का जो ये रूल है डेपुटेशन फॉर DIG वो हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो मेजरली न्यूज़ में क्या है, आफ्टर प्रपोजल अभी जो प्रपोजल आया है टू सेंट्रल डेपुटेशन ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल लेवल IPS ऑफिसर दैट मे नॉट बी पैलेटेबल टू स्टेट्स. अब हम समझने की कोशिश करते कि क्या है. मेजरली ये ऑर्डर जो दिया गया है DOPT के द्वारा कि जो DIG है सेंटर के अंदर, उनके लिए जो एम पैनल करने की ज़रूरत होती थी बाय पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, वो एम पैनलमेंट हमने रूल हटा दिया गया है. तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा DIG की एक लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी, ज़्यादा ऑफिसर अवेलेबल हो जाएंगे जो सेंटर को अभी ज़रूरत है बिकॉज ऑफ वैकेंसी इन द पोस्ट ओवर देयर फॉर CAPF और सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्सेस है उसके अंदर बहुत सारी वैकेंसीज़ है जहाँ पे IPS ऑफिसर लेवल के जो DIG होते हैं उन लोगों को पोस्ट किया जाता है. ठीक है, तो वहाँ जाने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी चीज़ें. मेजरली दिसंबर में एक प्रपोजल किया गया था और बोला था जैन के अंदर एक टाइमलाइन तक सारे स्टेट्स को उसका जवाब देना है. सेंट्रल का ये प्रपोजल था, जो रूल है सिविल सर्विसेज का उसके एक सेक्शन को अंदर चेंजेस लाना था. अभी ये सेक्शन के अंदर क्या था कि मैंने आपको बताया था कि सपोज आई एम एन ऑफिसर एंड सेंट्रल ने लिस्ट निकाली है कि उनको ज़रूरत है स्टेट में से डेपुटेशन फॉर सेंटर. अभी ऑब्वियसली किसी को पसंद नहीं होगा कि सेंटर में जाके काम करें, सबको पसंद आएगा. सो ऑल दोज हु आर एलिजिबल दे कैन गिव देयर नेम फॉर दैट. अब उसमें से सरकार चूज़ करेगी ओके ये सही है. अब सेंट्रल मुझे ऐसे तो नहीं बोलेगा आ जाओ. व्हाट दे विल से, एक काम करो, जो आपके जिनके साथ इतने साल टाइम से जुड़े हुए हो उनसे जाके पूछ के NOC सर्टिफिकेट लेकर आओ, फिर आप जुड़ जाओ. तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू भूपेंद्र जी एंड आई विल से कि भैया हमें तो वहाँ जाना है, हमें वहाँ पे काम करना है, आप हमें NOC दे दो. अभी कितनी बार फॉर एग्जांपल ऐसी स्टेट्स जहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ हो या फिर कुछ इंटरनल ग्रजेस चल रहे हो या फिर सही में स्टेट में कोई काबिल ऑफिसर वो नहीं चाहते कि वो चला जाए, कि कौन हैंडल करेगा. दे नीड सम गुड ऑफिसर्स वो ऑल्सो देयर एंड बिकॉज ऑफ हाई वैकेंसी इवन इन द स्टेट, सेंटर स्टेट क्या करती है, नहीं देती NOC. NOC नहीं मिलता तो सेंटर के पास आएगा नहीं विदाउट कंसल्टेशन. ठीक है, तो ये जो कंसल्टेशन का मामला था वही हटाने का सेंटर ने बोला. सेंटर ने क्या बोला कि बिकॉज ऑफ हाई वैकेंसी ओवर हियर in the central we need officers. और उसी के चलते we have given out the proposal by DOPT. DOPT ने ये प्रपोजल दिया है कि जो स्टेट्स के अंदर जो ऑफिसर्स हैं IAS IPS IFS जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सेंट्रल की जब भी लिस्ट निकलेगी जिन्हें चाहिए वो अपना नाम दे दे. उसके बाद जो स्टेट को कंसेंट देने का टाइम होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही देना पड़ेगा. अगर वो नहीं देते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं देते तो सेंटर ने जब से बोल दिया ऑर्डर आ जाओ तब से आप वहाँ से फ्री हो जाओगे. ठीक है, अगर नहीं दे रहे कोई बात नहीं, हमने बोल दिया आप आ जाओ मतलब आ जाओ. तो ये चीज़ थी. ठीक है, तीसरा, अगर कुछ दोनों के बीच में इशू हो सेंटर एंड स्टेट के अंदर कंसल्टेशन में, तो सेंटर ने जो फाइनल बोल दिया वो ही चलेगा. तो मेजरली इसी के चलते थोड़ी सी देख सकते हैं कि स्टेट्स का मानना था कि सेंटर हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहा है, हमसे पावर लेने की कोशिश कर रहा है. ठीक है,
सो ये पहले का मुद्दा था। अब बात करते हैं, आप ये समझिए, पहले ये निकाल दिया कि जब भी सेंटर की लिस्ट निकलेगी तो जो स्टेट से कंसल्ट करने का प्रोसेस था वो हम हटा देंगे अगर स्टेट स्पेसिफाइड टाइम तक जवाब नहीं देगा। अगर दे देता है ठीक है, अगर नहीं देता है तो सेंटर ने जो बोला वो फाइन है, ठीक है। सो ये इनडायरेक्टली अभी का जो मुद्दा है वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को पता है यहाँ पे एक कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है, एडिशनल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसमें, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जो रूरल एरिया में होता है, यहाँ पे इंस्पेक्टर होता है जो अर्बन एरिया के अंदर होता है, ठीक है। फिर इंस्पेक्टर के ऊपर हम देखेंगे एडिशनल इंस्पेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। देन डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसी के चलते आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर आ जाता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इन्हीं के ऊपर आ जाता है DIG, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। फिर IG, और IG के ऊपर फाइनली हमारे आते हैं डायरेक्टरेट इंस्पेक्टर जनरल, और उन्हीं के नीचे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल भी होते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टर जो होते हैं ये पूरे स्टेट के होते हैं, ये IG जो होते हैं ये कम्प्लीटली जो रेंजेस होते हैं उनके जोन बेसिकली उसके अंदर आते हैं। और ये जो DIG है उन्हीं की रिक्वायरमेंट है अभी, जो 15 बेसिकली क्या है, जो 15 साल से काम करे हुए हैं और DIG की पोस्ट पे आ जाते हैं, और सरकार को चाहिए CRPF या CAPF के अंदर काफ़ी पोस्ट खाली पड़ी है, तो जितनी मतलब ऑलमोस्ट जितनी चाहिए उससे ज़्यादा की खाली पड़ी हुई है वैकेंसी, और ये ऑफिसर्स की ज़रूरत है DIG की। तो अभी का जो रूल है उसमें क्या बोल दिया है कि बेसिकली किस तरीके से होता था, DIG के लिए क्या होता था, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होती थी, ये जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा एक इम्पैनल बनाया जाता है। इम्पैनल कुछ नहीं है, ये इम्पैनल का मतलब ये है लिस्ट उन पर्सन्स की जिनके सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी हमें चाहिए फॉर दिस पोस्ट वो हो, तो उन्हें एक इम्पैनल लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस को पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड करता है, ठीक है, और उसी में से वो जो लिस्ट बनती है उसमें से सेंटर सिलेक्ट करती है ऑफिसर्स को टू कम आउट फॉर CRPF CAPF। अब इसी के अंदर ऑलमोस्ट 1 साल या उसके ऊपर का टाइम चला जाता है लिस्ट बनाने में। तो ये बहुत ही क्रुम्बसम प्रोसेस है, किसको लेना किसको, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, और उसी के चलते पाया गया है कि कहीं ना कहीं ये प्रोसेस को ही हटा दो। तो ये जो नया डेपुटेशन ऑर्डर है जिसमें बोला कि हम DIG को एम्पैनल नहीं करेंगे, सो जो फाइनल जो लिस्ट होती है जितने एलिजिबल है 15 साल के उसके अकॉर्डिंग उनकी एक लिस्ट बन जाएगी और हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाएगा और हम वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं। इसमें बहुत टाइम लग रहा था, पर याद रखना जो हमने आखिरी में बताया था किस तरीके से DIG के ऊपर होता है एडिशनल। अब ये एडिशनल DIG या तो IG ये बहुत ज़्यादा है पर ये कम है। सरकार क्या करती है कि भैया एक बैच को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कि अपने खुद के काम के लिए सबको प्रमोट कर देती, सबको प्रमोट करके यहाँ डाल देती, तो यहाँ पे खालीपन आ रहा है, ठीक है, और उसी के चलते कम लोग मिल रहे हैं। तो एक चीज़ है सरकार को सही से करना है तो आप कैडर मैनेजमेंट सही से करो, सही से प्रमोशन होनी चाहिए, और यही चीज़ नहीं होने की वजह से वी कैन सी कि क्या हालत है ना। अब बात करते ये जो DIG के लिए इम्पैनलमेंट था वो चीज़ हटा दी तो क्या होगा, आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएगी टू वैक्सीनेट ना। जो पहले प्रोसेस थी उसमें जो SP था उसकी एम्पैनल करने की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे ही ले सकते थे। तो भी SP के अंदर आज भी इतनी सारी वैकेंसी क्यों है? कितने लोगों का ये मानना है कि सरकार ने ये जो रूल लाने की कोशिश की है कि एम्पैनल कर देंगे तो ज़्यादा ऑफिसर आ जाएंगे, पर ऑलरेडी इनकी तो एम्पैनलमेंट है नहीं, तो भी इनके अंदर इतनी सारी वैकेंसीज क्यों है? तो ये कोई सही सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं कि इससे सारी सॉल्यूशन चीज़ आ जाएगी। फिर इससे आप वो जुड़ो कि जो पहले का जो रूल आया है जहाँ पे स्टेट को बोल दिया अगर नहीं भेजोगे तो हम हमारी तरीके से ऑर्डर दे दिया है वो कर देंगे, तो इनडायरेक्ट वे में स्टेट के ऊपर हस्तक्षेप होने वाले हैं ना।
तो आप देख सकते हो एसपी जो है उसको एमपैनल नहीं करते थे, इनको एमपैनल करते थे पर उसमें काफ़ी टाइम लगता था, उसकी चलते नहीं आता, तो ये एमपैनल प्रोसेस को ही हटा दिया है ना। गजब बेइज्जती। आप देखो आईपीएस ऑफिसर है कोटा 40% इन सीपीओ एंड सीएपीएफ। अब इसी के अंदर हम देखते हैं 118 ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीट्स आर वैकेंट। 252 की पोस्ट है जो सेंटर के लिए चाहिए डीआईजी के लेवल की, उसमें से आधी वैकेंट है और स्टेट में भी खाली है क्योंकि वो प्रमोट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि ये जो चीज़ चल रही है ये कैडर मैनेजमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी सही से नहीं चल रही है ना। अभी ये जो है देखो ये गेम बहुत लंबी चलेगी, कहीं ना कहीं पहले का जो रूल था और अभी का जो नया बदलाव है, सो इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, इधर बोल दिया गया यहाँ पे हम सिर्फ एम पैनल चेंज कर रहे हैं कि वो करने की ज़रूरत नहीं है, जो डीआईजी हो गए लिस्ट के अंदर उन्हें जाके स्टेट को कंसल्ट इसमें करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बोल दिया फाइनल है, स्टेट को आप जाके पहले कंसल्ट करो फिर वो रिलीविंग दे तब आना। बट पहले के ऑर्डर में क्या है, आईपीएस आईएएस आईएफएस जो सारे ऑफिसर्स हैं उनका जो डेप्यूटेशन में हम बुलाते हैं आप दे नहीं रहे हो, उसके लिए हमने बोल दिया है कि आप कंसल्ट करो, पर अगर टाइम पे नहीं दे रहे हो तो हमने जो बोला वो सो इनडायरेक्ट वे में उससे ये रिलेट करो। तो ये जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल के हाथ में ही आ जाने वाली है। नाउ स्टेट्स के पास क्यों प्रॉब्लम होगा, अभी स्टेट्स मैंने आपको बताया कि क्या कर रहे हैं, इस तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही उनके पास कमी है। प्लस देर आर मैनी वी कैन सी कितने सारे वो निकल रहे कि 4,000 जितने आईपीएस ऑफिसर्स की वैकेंसीज पड़ी हुई है स्टेट्स के अंदर, है नहीं। डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए नए नए डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे हैं तो वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे है नहीं, और बिकॉज ऑफ दैट क्रंच वो लोग जल्दी से रिलीज़ नहीं कर रहे। और कहीं ना कहीं ये जो सेंटर अगर इंटरफेयर करेगा तो ये वापस से सेंटर स्टेट का एक मुद्दा बनने वाला है। ठीक है ना, कुछ तो शर्म करो जनाब। ठीक है, मेजरली अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे एक चीज़ करी गई थी टू रिड्यूस कट बजट था, तो टू रिड्यूस जो जितना चाहिए था उससे कम ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर 80-90 बट कर दिया था 35-40, और तब से ये ओवर बैकलॉग चल रहा है जो आज हम देख सकते हैं। उसी के चलते कितने जो चाहिए वो है अवेलेबल नहीं बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग अप दी सीट्स, कट ऑफ बजट की वजह से। नाउ दिस हैज़ इम्पैक्टेड द सर्विस, डेफिनेटली इट हैज़ इम्पैक्टेड द सर्विस। इसी के चलते आप देखोगे एक हाथ में कहीं डीआईजी है नहीं, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, और वही सब ज़्यादा यूपी के अंदर, और डीआईजी उन सब की शॉर्टेज है क्योंकि प्रमोशन करके यहाँ डाल दिया, अब है नहीं तो कैसे सेंटर को भेजेंगे। और बिकॉज ऑफ दिस मुद्दा कितने ऑफिसर्स को सही से प्रमोशंस भी नहीं मिल रही, उनकी अटक भी जाती है, और इसी के चलते एक कमी, एक सही प्रमोशन ना होने की वजह से सर्विसेज में लेक्यून आ रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए, सही प्रमोशन। हमने देखा प्रमोशन में आज बहुत बड़ा इशू है। टू मेक हैप्पी सम ऑफ द पीपल फॉर सम रीजंस आप उन्हें एडिशनल में बढ़ा रहे हो, पर उनको और टाइम टू टाइम सही से सारे लेवल्स को प्रमोशन होता तो ये जो वैकेंसी होती वो इतनी हो नहीं पाती। ठीक है, दूसरा है कैडर मैनेजमेंट जो सही से सरकार को करना चाहिए, जो हो नहीं रहा। वी आर सीइंग कि वैकेंसी है पर फिर भी सीट्स नहीं निकाल रहे। सो कैडर मैनेजमेंट, प्रमोशन, ये दो चीज़ को अगर सही से कर रहे तो आगे जाके ये वैकेंसी का काम कम हो सकता है। ठीक है, नाउ दैट्स इट। नाउ स्विफ्ट समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इट्स अ सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड की इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये बनाई गई थी संस्था कुछ 3,500 फर्म्स के द्वारा, और उन्होंने मेजरली ये इसलिए बनाया गया था कि आज मैं इंडिया में हूँ, मुझे यूके में पैसे भेजने हैं तो मैं ऐसे ही भेज दूँगी, कुछ तो फॉर्म होगा, और ये सिक्योर फॉर्म है बैंक्स के लिए फॉर हैविंग फाइनेंशियल मैसेजेस। ठीक है, अब क्या है हम वो समझने की पहले यहाँ कोशिश करते। तो यूएस, यूरोप और बाकी की जो वेस्टर्न नेशंस है उन्होंने रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया है। अब स्विफ्ट से रशिया को निकाल दिया है तो किस तरीके से इम्पैक्ट होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे ना। स्विफ्ट की बात करें तो ये कुछ नहीं है, एक मैसेजिंग नेटवर्क है जहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज माय बैंक। ठीक है, मुझे यहाँ से ये इंडिया है और ये सिंगापुर है। अभी मुझे यहाँ पैसे भेजना है,
अब मैं ऐसे ही बोल दूँ ठीक है चले जाओ तो नहीं जाएंगे, कुछ प्रोसेस होगी। तो यहाँ से मैंने पैसे जमा किए और ये मेरी बैंक जो है मैंने इनको स्विफ्ट कोड दिया है। स्विफ्ट कोड कुछ नहीं है, बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड है, बैंक को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जांपल आप जब किसी को बैंक ट्रांसफ़र देते हो आप IFSC कोड लेते हो। वो IFSC कोड क्या है, वो मेजरली क्या है, वो बताता है कि बैंक कहाँ पर है स्टेट के अंदर और कौन सा उसका लोकेशन है, कहाँ ब्रांच पे है, ठीक है। सेम वे स्विफ्ट कोड भी है। तो ये स्विफ्ट कोड इनको दिया, पैसे दिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो सेंडर की कॉरस्पॉन्डिंग बैंक होगी उसको ये भेजेगा कॉरस्पॉन्डिंग बैंक को। अब ये बैंक जो रिसीवर है उसकी भी तो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जगह पर होगी। जो अभी ये छोटी छोटी बैंक तो करेगी नहीं, उनकी भी एक कॉरस्पॉन्डिंग बैंक होगी जो बड़े लेवल पे करेगी, सेम वे उसकी होगी। अब ये जाके इधर देगा ये कोड, ये बोलता है हाँ सही है ये कोड, तो सीधा यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र, ठीक है। ये प्रक्रिया है। तो बेसिकली एक मैसेजिंग टूल है सिक्योर वे में कि किस तरीके से आप आज इतना बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड देख रहे हो आराम से हो रहा है। नाउ तो मेजरली बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है लुहापल। ना 1100 से ज़्यादा बैंक इससे जुड़ी हुई है, 11,000 बेसिकली, और 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज उनकी ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़ा हुआ है स्विफ्ट सिस्टम। 8 या तो 11 डिजिट का कोड का ये नंबर होता है। बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड है जो इजीली आपको एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए एक मैसेजिंग सिक्योर नेटवर्क है जहाँ पे उसके वजह से ईज होता है मनी ट्रांसफ़र करना। ना ये क्या है, सिर्फ प्लेटफॉर्म है मैसेजेस सेंड करने के लिए, कोई सिक्योरिटीज़ या मनी सेंड नहीं होता है इसके थ्रू, इसमें सिर्फ मैसेजेस सेंड होता है। ना बहुत रिलायबल है, आप ये देख सकते हैं स्विफ्ट का कोड, ये बैंक का कोड है जो लेटर्स में होता है, ये कंट्री का कोड है ये भी लेटर्स में होता है, ये लोकेशन है कौन से लोकेशन में है उधर लेटर एंड डिजिट है, और ये ब्रांच का कोड है कि ये लोकेशन में ये ब्रांच के ऊपर, इसे बोलते हैं स्विफ्ट कोड, जो 8 से 11 कैरेक्टर के अंदर होता है, लेटर्स एंड डिजिट्स दोनों होते हैं उसके अंदर। अब रशिया को इसमें से निकाल दिया गया। मेजरली किसी को स्विफ्ट से निकाल दे तो क्या प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल आप समझो मुझे फ़ॉरेन से पैसे चाहिए या मुझे फ़ॉरेन के मार्केट में पैसे डालने हैं, तो मैं यहाँ की बैंक से यहाँ उनका ऐप यूज़ करके तो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, या तो मुझे वहाँ की कोई बैंक चाहिए या मेरा वहाँ कोई बैंक अकाउंट हो या मेरा कोई एजेंट हो उसका बैंक अकाउंट उसमें हो तो मैं उसे दे सकती हूँ और वो उसके थ्रू कर सकता है, राइट। या तो कोई रिलेटिव है उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया और वो उधर से कर सकता है, राइट। तो ये तरीका है। अब फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई निवेश करने आ रहे हैं, उनको कुछ तो चाहिए प्लेटफॉर्म्स, तो ये स्विफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो आराम से इतनी सारी बैंक्स जुड़ी है, यहाँ पे उनका खुद का बैंक अकाउंट नहीं होगा पर किसी के थ्रू वो ट्रांसफ़र कर सकते थ्रू दिस स्विफ्ट कोड। अब इसी के चलते आराम से इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, हमें पैसे आराम से मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री को स्विफ्ट से निकाल दिया है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनके ऊपर बेस करके बाकी इंटरनेशनल प्लेयर कहाँ से आ पाएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर आ ही नहीं पाएंगे बिकॉज स्विफ्ट है नहीं, तो कैसे वो कोड भेजेगा और कैसे पैसे भेजेगा। और इसी के चलते कोई देश को निकाल दिया तो काफ़ी उसकी इकोनॉमी फ्रेजाइल हो सकती है। बात करते हैं कितने इकोनॉमिस्ट का मानना है कि ये जो मूव रशिया के लिए किया है उससे सिर्फ 5% ही रशिया को फ़र्क पड़ेगा। अभी बात ये है कि रशिया को भी पता है कि ये जो वो अटैक करने वाला है तो वो भी प्रिपेयर होगा कि क्या क्या सैंक्शंस लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो ये तैयारी रशिया ने इसकी कुछ 2015 क्रीमिया के बाद से ही कर दी थी। रशिया ने एक खुद का भी प्लेटफॉर्म बनाया, जिस तरीके से स्विफ्ट है उसने खुद का बनाया है प्लेटफॉर्म SPFS, ठीक है। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो रशियन में है तो आपके काम का नहीं है। SPFS कुछ नहीं, स्विफ्ट की तरह एक मैसेजिंग टूल है जहाँ पे कुछ 400 इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं एंड कुछ 27 कंट्रीज़ के भी मेजर बैंक्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, जर्मनी हो वो सब हो। तो उन्होंने 2015 से ये बना दिया। बट इशू क्या आ रहा है इसके अंदर, हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत ज़्यादा है ट्रांजैक्शन का कॉस्ट। यहाँ पे इतनी सारी बैंक है, यहाँ पे सिर्फ 4 है, बट खुद का भी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। अभी बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं स्विफ्ट से हटाने की, वो अभी क्यों की है, पहले क्यों नहीं की। तो पहले इसलिए नहीं की है क्योंकि यूरोप का जो गैस का ट्रेड है वो रशिया पे डिपेंड करता है। अभी कर दे तो यूरोप कैसे लाएगा गैस, या तो कैसे पैसे देगा, ठीक है, क्योंकि मैनी फर्म्स जो काम कर रही हैं उनको भी पैसे देने तो पड़ेंगे। तो
कैसे करेगा, तो उसी के चलते स्विफ्ट ला नहीं रहे थे, बट बिकॉज ऑफ दिस सडन एक्शन दे हैव टू ब्रिंग दिस। कितनी कंट्रीज ने अपोज भी किया था, बट फाइनली दे डिसाइडेड टू कीप आउट ऑफ रशिया को स्विफ्ट से हटा देना, ठीक है। अब उसी के चलते हम देखेंगे कि उन्होंने खुद का बनाया, जिसमें जर्मनी और बहुत सारी कंट्रीज भी है इसके अंदर पार्टिसिपेटिव, और बहुत सारे बैंक्स की अंदर है, 400 इंस्टीट्यूट 27 कंट्रीज के अंदर, तो खुद का ही प्लेटफॉर्म है जिससे वो डील कर सकते हैं ना। एक और चीज़ देखने की बात है यहाँ पे, क्रॉस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम, ये खुद चाइना के द्वारा बनाया गया है बाय 2015, और यहाँ पे कितनी मल्टीनेशनल बैंक्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स जुड़े हुए, CIPS खुद का बनाया। तो ये जो स्विफ्ट का डाला गया है कि एक्सक्लूड करना, माइट बी स्विफ्ट विल बी द गिफ्ट फॉर रशिया एंड चाइना टू जॉइन देयर SPFS एंड SIPS एंड वर्क टुगेदर। तो इससे कुछ नया प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड हम फिर नया देख सकते हैं, ये संभावना भी होने वाली है। सो स्विफ्ट से हटा दिया तो कुछ होने नहीं वाला, रशिया को खुद का उसका है, प्लस CIPS चाइना का भी है, उसके अगर मिल जाए दोनों भाई तो एक नया प्लेटफॉर्म इमर्ज हो सकता है, ठीक है। सो वी कैन सी ज़ेलेंस्की आया, रशिया निकला, बट भैया उसके पास SPFS है ना। बात करते हैं स्विफ्ट, पहली बार यूज़ हुआ था 1973, 1977 से वर्ल्ड वाइड यूज़ होने लग चुका है। देर आर 22 कंट्रीज़ जिन्होंने उन्हें बनाया था, 518 इंस्टीट्यूट फ्रॉम 22 कंट्रीज़। ये टेलेक्स को हटा दिया गया। ये जो टेलेक्स था पहले यूज़ हुआ करता था, जहाँ पे मैन्युअली रीडिंग राइटिंग होता था, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, और उसी के चलते ये नया डायनामिक प्रोसेस लेके आया है ना। पहली बार किसी को निकाला नहीं, यूरोप ने 2018 में, कितनी यूरोप की कंट्रीज़ ने रेसिस्ट किया था, बट फिर भी US के द्वारा या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा ईरान की कितनी बैंक्स को निकाल दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। और ये स्टेटमेंट दिया था कि ये सही है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, वरना बाकी बहुत सारा रिपरकशन हो सकता था, ठीक है। सो ईरान की बैंक भी पहले निकली है, दिस इज़ द रशिया सेकेंड जो निकाला गया है। मेजरली इसके 3500 फर्म है जो इसके शेयर होल्डर्स है, 25 मेंबर है जो बोर्ड मेंबर है, जो रिस्पॉन्सिबल है पूरी की पूरी कंपनी को कैसे करना ना। G10 के जो सेंट्रल बैंक्स है, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेदरलैंड, UK, US, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन अलॉन्ग यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये इसे रेगुलेट करती है। सो कहीं ना कहीं इसमें आप देख सकते हो मेजरली सारी वेस्टर्न नेशंस है, और उसी के चलते स्विफ्ट से आराम से निकाल सकते हैं ना। आगे जाके एक फॉरम बना था 2012 में, जिसमें इंडिया और बाकी की कंट्रीज़ भी जुड़ी थी इसके साथ टू मैनेज स्विफ्ट। 2021 में स्विफ्ट प्लेटफॉर्म में अगर आप देखो तो 42 मिलियन मैसेजेस पर डे जाते हैं, मतलब इतना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। यूरोप, वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मैसेजेस जाते हैं, उसके बाद अमेरिका, UK सेकेंड नंबर में, लास्ट इज वी कैन से थर्ड नंबर में एशिया पैसिफिक। वाई वेस्ट एशिया, भैया तेल सबका यहाँ से ही जा रहा है, ठीक है, यूरोप के अंदर जाता है और वो लोग पैसे भेजते, तो इसलिए दे आर देयर, यहाँ से गैस भी आ रहा है, अफ्रीका में मिनरल्स, मेजर मिनरल्स, सो इसी के चलते वहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन है ना। दैट इज स्विफ्ट। अभी ये स्विफ्ट से निकाला। अभी एक और बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, क्या है, क्यों न्यूज़ में हम वो जाने की कोशिश करते हैं। तो AIIB बीजिंग की बेस्ड है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट की बैंक है। इन्होंने बोला है कि बेलारूस और रशिया में जितने भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसे हम अभी होल्ड कर रहे हैं, जो उसने हमें फ़ंड किया है जिस प्रोजेक्ट्स के अंदर, और हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ये इसी के चलते है जहाँ पे हम देख सकते हैं रशिया एंड बेलारूस क्यों मिल के यूक्रेन में हमला कर रहे हैं, उसी के चलते ये एक नोटो आया है इधर से ना। AIIB क्या है, कौन है मेंबर्स, किस तरीके से कैपिटल होता है, इंडिया का क्या रोल है AIIB में, और ADB क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दोनों में क्या डिफरेंस है। याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक मेजरली वेस्टर्न के जो अलाइज है उनका ज़्यादा दबदबा है। ये चाइना की बनाई हुई बैंक है जिसमें चाइना का सबसे ज़्यादा है। सो खुद एशिया की खुद की एक बैंक जो वर्ल्ड बैंक और IMF को
टक्कर दे सके इस तरीके से बनाने की कोशिश की कि हमें उन पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा और हम इजीली फंड ले सकते हैं ना। AIIB की बात करें तो ये शुरू हुई थी 2016 में, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेजर पर्पस ये है एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो ये बैंक, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ सेक्टर जहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर इतना नहीं दे सकते लॉन्ग टाइम के लिए, उसी के चलते कितनी बैंक्स के ऊपर जाना पड़ता है, बैंक भी इतना नहीं दे सकते। तो NPS हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग क्लियरेंस इन इंडिया, उसी के चलते लॉन्ग टाइम ईजिली लाने के लिए ये बनाया गया। अब इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, ये बैंक में सिर्फ नेशंस ही नहीं जुड़े, जो प्राइवेट इंडिविजुअल या वो नेशंस की जो प्राइवेट कंपनीज है या फिर इंस्टीट्यूशनल्स है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड, वो भी इसमें जा सकते हैं। अब वो लोगों को क्या है, पेंशन्स हो या इंश्योरेंस, उनके पास पैसे हो गए एंड दे नीड टू गिव रिटर्न, राइट, तो वो इन सारी बैंक्स में जाएगा, वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन जाएगा, तो दे विल गेट अ सिक्योर रिटर्न्स ओवर हियर। इसी के लिए उन्हें भी जुड़ा गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो एक सस्टेनेबल, रिलायबल, आगे वाला एक फ्यूचर का इकोसिस्टम बनेगा, उसी को नज़र रख के ये बनाया गया है। तो इसमें रीजनल एंड नॉन रीजनल 2 मेंबर्स है। अगर आप देखें कि जो भी वर्ल्ड बैंक और ADB के है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पर सिर्फ रीजनल नहीं कि एशिया का ही हो ऐसा नहीं, या पैसिफिक एशिया का हो वो ही नहीं, कहीं के भी लोग इसमें मेंबर्स बन सकते हैं। 57 फाउंडिंग मेंबर्स है, तो याद रखना 57 फाउंडिंग मेंबर्स है। और प्रोस्पेक्टिव इन लोगों को भी आखिर में जोड़ने की बात हुई है, स्वीडन, इजराइल, साउथ अफ्रीका, अजरबैजान, आयरलैंड, पोर्टुगल एंड पोलैंड। सो इसमें देख सकते हो कितने एशिया पैसिफिक से और कितने उसके बाहर से भी है ना। चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या स्टेट ऑन चाइना वाले भी इसमें डालने वाले। सो जो नॉन सोवरेन एंटिटीज़ है वो भी इसके मेंबर्स बन सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में से अगर हम बात करो LIC, ठीक है, तो LIC जाके इसकी मेंबर बन सकती है ना। कंट्रीज जिन्होंने फाउंडिंग मेंबर्स इसके है तो चाइना है, एक हम भी है, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सऊदी, ब्रूनेई, म्यांमार, फिलीपींस, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी एंड स्पेन। दिस आर द फाउंडिंग मेंबर्स, और बाकी को इंक्लूड करके कुछ 57 फाउंडिंग मेंबर्स है, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स और बाकी के जुड़ने वाले में क्या डिफरेंस है, तो जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होता है किस तरीके से इस बैंक को मैनेज करना है देन लेटर, तो उनके पास ज़्यादा प्रायोरिटी होती है रूल्स बनाने के लिए। सो अभी हम देख सकते हैं कुछ 78 मेंबर्स हैं और 24 और पर्सपेक्टिव होने वाले हैं, तो मेजरली काफ़ी जगह से इसके लोग हैं ना। फाइनेंस की बात करें तो 2 तरीके से फाइनेंस होता है, एक होता है पेड इन और एक होता है कॉलेबल। अब पेड इन एंड कॉलेबल आप देख सकते हो, 20% पेड इन एंड 80% कॉलेबल। टोटल इसका फंड है 100 बिलियन, इसमें से 50% सिर्फ चाइना के द्वारा जा रहा है, बाकी सारे नेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये पेड इन और कॉलेबल शेयर को समझने की जगह हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेयर है इसका 10 मिलियन और मैंने ये 10 मिलियन दे दिए और ये शेयर ले लिया, ठीक है, तो ये पेड इन कैपिटल पूरा। अभी दूसरा है कॉलेबल सपोज ये कुछ है 25 मिलियन का, अभी मेरे पास कुछ उसके 20% ही अवेलेबल है, तो मैं उसको 20% दूंगी, जब उसको चाहिए बाकी के तब बोलो हम बाकी के भी दे देंगे। तो अपफ्रंट इसके अंदर पे नहीं करना है, ये है कॉलेबल। ऑब्वियसली अपफ्रंट करेंगे तो कितने मेंबर्स नहीं बन पाएंगे, और इसी के लिए मेजर आप देख सकते हो तो कॉलेबल शेयर्स है। सो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दिए कि हम इतने देंगे, अपफ्रंट नहीं दे दिए, जब चाहिएगा हम देंगे, थोड़ा ही पेड है, बाकी का 80% कॉलेबल है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आराम से इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, ले सकते हैं, और ये पैसे बाहर जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप हो गए और ज़्यादा काम आएगा। तो चाइना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है 50 बिलियन। अब इसमें ये भी दिया गया है कि जिसका शेयर है उस अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स होंगे, तो ऑब्वियसली 23% अराउंड वोटिंग राइट्स किसके पास जाएगी, इनके पास। दूसरी वोटिंग राइट्स इंडिया की है। आफ्टर दैट इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टेड, यू कैन सी 7.6% इंडिया की वोटिंग राइट है, क्योंकि इंडिया का शेयर होल्डिंग 8.4 बिलियन है, वो 50 कर रहा है, हम 8.4 कर रहे हैं। थर्ड रशिया एंड फोर्थ इज जर्मनी, ठीक है। सो रीजनल मेंबर्स जो है उनका होल्ड है 75% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन द बैंक। अभी जो रीजनल और नॉन रीजनल मतलब जो एशिया पैसिफिक के उनके पास 75% उनका वोट का वैल्यू होगा, नॉन रीजनल का उतना नहीं होगा, उससे कम। अब बिकॉज ऑफ
हाईएस्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर एंड 50 बिलियन इनका है. सो मैं इस एरिया की क्वीन हूँ. नाउ इंडिया एंड AIIB की बात करें तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर के अंदर था 2016 में जब बना था. वी आर दी सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर चाइना. अभी IIIB के जितना भी 19 मिलियन जितना जो पैसा गया है 19 बिलियन जितना, उसमें से सबसे ज़्यादा इंडिया में ही निवेश हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो वी आर दी लार्जेस्ट रिसीवर इन एनी जो अभी जितनी भी कंट्रीज़ है और कितने भी कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे सबसे ज़्यादा हमें पैसे मिले 4.35 बिलियन $. ठीक है, वो पैसे आप देख सकते हो. तो फॉर एग्जांपल गुजरात के रूरल रोड में, बैंगलोर का मेट्रो रेल के अंदर एंड मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट. सो कहीं ना कहीं जब बात चल रही थी कि गलवान का जो प्रोजेक्ट हुआ था एंड जो गलवान का जो क्लैश हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच के अंदर, एंड उसी के चलते हमने देखा कि हमने ये चीज़ देखी कि इंडिया के द्वारा कितनी ऐसी चीज़ें की गई थी कि दे हैव जस्ट रिमूव मैनी एप्स और मैनी कंपनीज फ्रॉम इंडिया जो चाइना की थी. बट इंडिया डिडंट से कि हम AIIB से रिमूव कर हो जाएंगे या कुछ ऐसा था. वाई? हमें सबसे ज़्यादा फंड मिल रहा है. हमने 8.6 बिलियन डाले और उससे 4.35 बिलियन हमने हमारी उसके अंदर निवेश किया लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए. तो ऑब्वियसली यहाँ से इंडिया नहीं निकलेगा. ठीक है, तो जो अभी हुई थी बोर्ड मीटिंग, उसमें क्लियरली बोल दिया गया था. अब बात करते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में बनी है, वो 2016, ये 1966. ये याद रखना, ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, वो रीजनल एंड नॉन रीजनल दोनों थी. ठीक है, इस्टेब्लिश की गई है बाय सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. यूनिस्केप जो ये है यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसका पुराना नाम था ECAP, जो यहाँ पे UN के द्वारा क्या है, एक बैंक स्ट्रक्चर बनाना अच्छे से सोशल एंड उसमें डेवलप करने के लिए पैसे डालना. सो आप देख सकते हो हेडक्वार्टर इसका मनीला है, उसका बीजिंग था. वर्ल्ड बैंक और ऑफिशियली UN के ऑब्जर्वर इसके अंदर है, क्लोजली इसे मॉडल कर रहे हैं. ठीक है, ADB का सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन US का है, उधर चाइना का है. दैट इज़ द डिफरेंस. दूसरा वेटेज जिसका ज़्यादा प्रोपोर्शन उतना उसका मिलेगा. सो फर्स्ट वी कैन सी जापान होल्ड द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन. हियर चाइना, यहाँ पे जापान, क्योंकि रीजनल बेसिस पे दिया है. सेकेंड इज दी USA इटसेल्फ. नाउ ADB की बात करें तो मेजरली ADB सोशल पर्पसेस के लिए लोन दी जाएगी, जहाँ पे पॉवर्टी कम करना है, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, उसी पे मेजर काम करने वाली है. तो ग्रांट्स देगी, लोन्स देगी, बहुत सस्ते रेट्स में देगी, इंफॉर्मेशंस देगी. ठीक है, ADB यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर का ऑफिशियल भी है, 1966 में बना है. इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर इसका भी रह चुका है और अब 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. और सबसे ज़्यादा दोनों में ही हम टॉप बोरोवर है, इतना याद रखना, दोनों में टॉप बोरोवर है. इसमें चौथे में है, उसमें सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. ठीक है, क्लियर. सर्टेन फैक्चुअल क्वेश्चंस कम फ्रॉम हियर. सो यू कैन सी ADB के मेंबर्स मेजरली कौन है. ये नॉन रीजनल है और ये सारे रीजनल्स हैं. ठीक है, एशिया का नाम है तो एशिया के ही लोग हो गए जो रीजन्स में हो गए. नाउ which of the following regions of India is the natural habitat of the great Indian hornbill? Indian hornbill का नेचुरल हैबिटेट इनमें से कौन सा है? आप गेस कीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए. तो अगर हम देखें, हॉर्नबिल एक बर्ड है, फोटो दिखाती हूँ. एंड हॉर्नबिल के नाम से इवन एक जगह पे फेस्टिवल भी बनता है जो उनका फॉर्मेशन डे है. बट हॉर्नबिल की अलग अलग स्पीसीज इंडिया में अवेलेबल है. ग्रेटर इंडियन हॉर्नबिल नेचुरल हैबिटेट है वेस्टर्न घाट का. ना डेजर्ट में मिलता है, ना हिमालय में मिलता है, या ग्रेट हिमालयन रेंज में, ना सॉल्ट मार्शेस में. दिस इज दी ग्रेट हॉर्नबिल. ठीक है, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट मेंबर है इंडियन हॉर्नबिल फैमिली. एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जनरली 2 जगह मिलता है, नेचुरली वेस्टर्न घाट में पाया जाता है. ना बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलर्जीज. आप सबको कहीं ना कहीं प्रकार की एलर्जीज होगी. सो थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं. एलर्जी एक इम्यून सिस्टम है, रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस दैट नॉट टिपिकली हार्मफुल टू द बॉडी. द एलर्जीज या एलर्जेंस कैन इंक्लूड फूड, pollen or pet dander. The body response depend on the type of allergen it has encountered. Which of the above statements are correct? The statements are given. C.
क्या है, थोड़ा अपना लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। सी, अगर हम बात करते हैं तो एलर्जी एक इम्यून सिस्टम है, रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन सब्सटेंस दैट नॉट टिपिकली हार्मफुल टू द बॉडी। फॉर एग्जांपल जैसे रोज़, किसी को रोज़ की स्मेल से छींक आती है, बिल्ली हो तो छींक आती है, या कोई चीज़ हो उससे छींक आने लग जाती है, नहीं अच्छा लगता, तो वो हार्मफुल भी नहीं होगा बट लगेगा इन्वेसिव है, इसलिए अटैक कर देगी हमारी बॉडी। सो इन प्रकार के अंदर एलर्जेंस होते हैं और इसे एनकाउंटर करने के लिए बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ऑल आर द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नाउ IPC6 assessment report, very important report which has been came. I guess this report is dedicatedly for Indian scenario, specific India के लिए बनाई हुई ऐसा लग रहा है। So ये IPCC की रिपोर्ट क्या है, IPCC है क्या, वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले IPCC को कब बनाया गया ना, ऑलमोस्ट 1988 के द्वारा, 80 के द्वारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ये बनी थी 1972 के पास, ठीक है, मार्च में, 3 मार्च, इसलिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया जाता है। और इन्होंने मिलके, दोनों ने मिलके IPCC बनाया। IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इन्होंने अपनी, अभी तक ये 6ठी रिपोर्ट आई है, दैट मीन्स आगे भी रिपोर्ट्स बनाई होगी। अब इन्होंने अपनी 1990 में पहली रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है। अब ये अलग अलग रिपोर्ट से क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आप क्लियर हो, इसे किसने बनाया, IPCC, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP के द्वारा। तो आप देख सकते हो IPCC, UNEP एंड WMO। IPCC क्या है, IPCC की जो रिपोर्ट्स है वो आपकी हमारे नेशनली, इंटरनेशनली जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए काफ़ी कामदायक है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से रिस्क को पहचानना और उस रिस्क के लिए क्या अडेप्टेशन के प्रोजेक्ट्स लेना। तो उसी के चलते UNSCC जो लास्ट टाइम अगस्त में ये 6 रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट आया था, तभी जो 26 COP हुई थी उसमें कंसिडर किया गया था और उसी के बेसिस पे प्लेजेस लगाए गए थे नेट ज़ीरो के, ठीक है। नाउ IPCC की बात करें तो सालाना 5 साल या 7 साल के अंदर, दोनों कोई भी साल के अंदर, 5 इयर्स या 7 इयर्स के अंदर वो अपनी रिपोर्ट्स निकालती है। अब अभी तक जो रिपोर्ट आई है ये 6ठी वाली है, तो आगे भी आ चुकी है। अब ये रिपोर्ट ऐसे ही नहीं निकलती। इसके अगर हम बात करें, IPCC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये खुद से रिसर्च नहीं करती है। ये जितनी भी वर्ल्ड लेवल पे पब्लिश हुए जर्नल्स या लिटरेचर्स जिस पे साइंटिफिकली जो चीज़ें हो रही है उसे समझती है, देखती है और फिर उसे कंपाइल करके एक असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है। नाउ IPCC के द्वारा 1990 में पहली रिपोर्ट निकली थी। उस रिपोर्ट में बताया कि वर्ल्ड जो है वो 0.6 जितना बढ़ चुका है, ठीक है, और कुछ 80 सेंटीमीटर जितना, नहीं 60 सेंटीमीटर जितना सी लेवल भी राइज हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत खस्ता हालत है, जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे जाके बहुत सारे रिपोर्टेशन आएंगे। उसी के चलते आप देखोगे रियो अर्थ समिट हुआ और उसी के बेस में UNFCCC की स्थापना हुई है। सो ये रिपोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जब दूसरा रिपोर्ट बनता है IPCC का 1995 के अंदर, उसमें बोला कि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उन्होंने क्या बताया कि ये टेम्परेचर जाके जो इधर बताया कि ये बढ़ रहा है, और ये भी बताया था कि आगे जाके 4 डिग्री जितना बढ़ जाएगा 2100 में, और 2 डिग्री जितना 2025 के अंदर, ऐसा बताया था। भी बोलते हैं कि ये 4 डिग्री नहीं पर एटलीस्ट 3 डिग्री तो बढ़ ही जाएगा 2100 के अंदर।
ठीक है, और सी लेवल 60 नहीं 50 सेंटीमीटर तो पक्का ही बढ़ने वाला है, ठीक है। और इसी के चलते क्या हुआ, वी कैन सी, इसी के चलते क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना हुई, जो पेरिस से पहले अभी तक चल रहा था, ठीक है। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन असेसमेंट रिपोर्ट की वजह से क्या वर्ल्ड में हुआ है। नाउ बात करते हैं थर्ड रिपोर्ट की, जो 2001 में बनी गई है। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मानना ये गया है कि भैया 3 से लेके 5.8 रेंज तक बढ़ने वाला है। जब 2100 सदी आ जाएगी, 2100 साल होगा, तब तक ये बढ़ जाएगा। और 80 सेंटीमीटर तो पक्का सी लेवल राइज हो रहा है। और उसी के चलते आप देखोगे हीट वेव्स, ड्रॉट, वो सारी प्रिवेलिंग कंडीशंस बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। सो थर्ड रिपोर्ट निकला। फोर्थ रिपोर्ट जब निकला 2007 में, उन्होंने बोला कि अब काम नहीं किया ना तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएगी, ठीक है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। एंड उन्होंने बोला सी लेवल्स आर डेफिनेटली राइजिंग अप, एंड बहुत सारी चीज़ें देख रहे, एट दैट टाइम वी इवन सी सुनामीज, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और इसी के चलते इस रिपोर्ट को IPCC की नोबल पीस प्राइज, पीस का अवार्ड दिया गया था, नोबल पीस प्राइज मिला गया था 2007 के रिपोर्ट के बेसिस पे IPCC को। नाउ बात करते हैं 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील थी, उससे पहले थोड़ा लाने के लिए सॉरी, ये रिपोर्ट आ चुकी थी। उन्होंने बोला हमें अर्थ को यहाँ तक रोकना, इससे आगे बढ़ा तो बहुत डेंजर कंडीशन है, ठीक है। तो वी हैव टू ट्राई दिस, और सी लेवल को भी रिड्यूस अप करना है। कंडीशंस उन्होंने बताया था, ड्रॉट बढ़ने वाले हैं, हरिकेन्स बढ़ेंगे, देन फ्लड्स आएंगे, रेन ज़्यादा हो जाएगी, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है। उसी के चलते पेरिस डील हमें दिखती है ना। अब ये जो 6th रिपोर्ट आया है, राइट, उसका पहला पार्ट आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। अब पहला पार्ट जो है वो क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट क्या है। तो अब ये तो आपको पता चल गया कि ये 6th वाला है, ठीक है। 2021 में एक पार्ट आ गया, अभी 2022 में मार्च में हमारा दूसरा आया है, एंड तीसरा फेब में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है पार्ट्स, तो मेजरली IPCC खुद से काम नहीं करती। एक तो होता है उनका सेक्रेटरिएट, जो सब देखता है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एक ब्यूरो बोर्ड होता है, और एक साइंटिस्ट का वर्किंग ग्रुप होता है। तो एक वर्किंग ग्रुप 1 है, एक वर्किंग ग्रुप 2 है, और एक वर्किंग ग्रुप 3 है। ये वाला ग्रुप का मेजरली IPCC का मेन काम क्या है, साइंटिफिक बेस, साइंस के बेस पे क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है वो बताओ। साइंस के बेसिस पे एस्पेक्ट पहले ग्रुप को बताना है, जो उन्होंने अगस्त में बता दिया गया है, ठीक है। दूसरा इन्होंने अभी जो बताया है कि इसके ये जो साइंटिफिक बेस के ऊपर रिपोर्ट आई है, उसके चलते क्या रिस्क होंगे, क्या वल्नरेबिलिटीज़ और क्या इम्पैक्ट होंगे इसके वजह से। अब ये जो इम्पैक्ट इतना हो जाएगा अगर हम कंट्रोल नहीं किए, अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो ये ग्रुप अडप्टेशन एंड मिटिगेशंस के सावधान मतलब प्रावधान बताते हैं, ठीक है। सो मेजरली इस तरीके से आता है। तो ये आ चुका है, अभी ये आया है क्या रिस्क होने वाला है, अभी ये आएगा कि किस तरीके से उन रिस्क से बचा जाए, ठीक है। IPCC के द्वारा थोड़ी स्पेशल 3 रिपोर्ट्स भी निकाली गई है, ठीक है। तो पहली रिपोर्ट जो स्पेशल रिपोर्ट्स मैं बोल रही हूँ, ये स्पेशल है, असेसमेंट नहीं, स्पेशल रिपोर्ट है। तो एक रिपोर्ट दी थी 1.5 डिग्री क्लाइमेट चेंज के बेसिस पे। दूसरी रिपोर्ट जो थी वो रिपोर्ट निकाली गई थी, उसका बेसिक पर्पस ये था कि क्लाइमेट एंड लैंड का क्या रिलेशन है उसके बेसिस पे। एंड थर्ड रिपोर्ट थी ओशन एंड क्लाइमेट। ये 3 कि क्लाइमेट चेंज से ओशन के अंदर क्या होने वाला है, ओशन की लाइफ क्या, लैंड के ऊपर क्या होगा, लैंड की लाइफ पे क्या होगा, इस तरीके से रिपोर्ट्स निकली है, स्पेशल रिपोर्ट्स। नाउ जो पहली असेसमेंट रिपोर्ट अगस्त में आई है, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं कंसिडर किया गया इस बार बहुत ही ग्रैनुलर, मतलब रीजनल स्पेसिफिक इस बार रिपोर्ट दिखाई है कि क्या क्या किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो सी लेवल राइज हो रहा है, काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है, प्लस बिकॉज ऑफ हीट वेव भी इंक्रीज होने वाला है। उसी के चलते यू आर गोइंग टू फाइंड समवेयर ड्रॉट्स, समवेयर फ्लड कंडीशंस, और काफ़ी
चीज़ें बिगड़ने वाली है। एंड 3 डिग्री जितना तो पहुंच जाने वाला है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको ये जो हार्मफुल डेंजरस लेवल क्रॉस हो गया और चीज़ें बिगड़ गई, उसके बाद वो रिवर्सिबल नहीं होगा। अभी टाइम है इसको रिवर्स करने का, तो प्लेज ले लीजिए और टारगेट रखिए कि ज़ीरो, नेट ज़ीरो का 2050 तक सबको कार्बन का लेवल इतना लिया है। उन्होंने बताया कार्बन, स्पेसिफिकली कार्बन की बात करें या मीथेन की बात करें या नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, एंड मीथेन, ये लेवल प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कहीं ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% अबाउ तक पहुंच चुके हैं, विच इज़ वेरी हाई। उसी के चलते अब आर्टिक ओशन में 1000 साल पहले जितना बर्फ़ रहता था अब वैसा रहेगा नहीं। कितनी जगह पे गर्मियाँ आ जाएगी और जहाँ गर्म देश है वहाँ पे कंडीशंस बहुत ख़राब होने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेट ज़ीरो का प्लेज ले लीजिए, 2050 तक ख़त्म करिए। बट आपने अगर देखा हो कॉप की जो मीटिंग हुई थी 26 में, उसमें सभी ने अलग अलग नेट ज़ीरो के प्लेजेस लिए गए। इंडिया ने 2070 का टारगेट रखा है, सब ने क्या क्या रखा। इन्होंने बोला अगर 2050 तक नहीं हुआ ना तो भैया भूल जाओ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें ये रिपोर्ट्स को सीरियसली लेना चाहिए। इवन तो कॉप ने भी लिया है, बट बिकॉज ऑफ सीइंग डेवलपिंग एंड डेवलप का डिफरेंस अलग अलग प्लेजेस आए गए हैं। एंड मीथेन का तो टारगेट रखा है 2030 का ही, क्लियर ना। अभी जो रिपोर्ट आई है वो रिस्क और इम्पैक्टमेंट की बात कर रही है। तो ये स्पेसिफिकली उसमें लिखा गया है इंडिया के लिए, अहमदाबाद में हीट वेव कंडीशन बहुत बढ़ने वाली है, ये आईपीसीसी का रिपोर्ट बोल रहा है। एंड मुंबई में फ्लड बहुत ज़्यादा होने वाला है। हीट वेव इसलिए क्योंकि हीट आइलैंड बनेगा। हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा हो कि कंक्रीट स्पेस की दीवार जो रात को वेवलेंस छोड़ती है, पूरे दिन में ऑब्जॉर्व करती है, बट बिकॉज ऑफ कंक्रीट वो रात को रिलीज करती भी है, तो यहाँ पे एरोसॉल्स डस्ट के वजह से फंस जाता है और ये ऊपर जा ही नहीं पाता और यहाँ पे हीट आइलैंड जैसा बन जाता है। उसी के चलते एक्सट्रीम हीट के वजह से वी कैन सी बारिश बाकी की जगह मिलती है, ठीक है। और जाएगा पर नीचे कंक्रीट है तो ग्राउंड वाटर में भी नहीं जा रहा और ये कंडीशंस प्रिवलिंग हो रही है, बढ़ रही है ना। मुंबई में फ्लड है और बढ़ने वाला है, ये बोल दिया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये भी एक चीज़ बताई गई है दैट जो रीजन्स है जहाँ पे 30 डिग्री जितना टेम्परेचर या उतना तो पैलेबल टेम्परेचर होता है वो क्रॉस हो जाने वाला है। मतलब ऐसा टेम्परेचर जाएगा जो इंसान पर बेयर नहीं कर सकते। ये टेम्परेचर में हीट एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब जहाँ पे हीट एंड ह्यूमिडिटी एक्सट्रीम कंडीशन में हो ना, इंसान वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा भी टिक नहीं सकता। सो चेन्नई, पटना, लखनऊ, ये सब जगह पे ये कंडीशंस और बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट हम लोगों को पहले से अलर्ट करने के लिए इंडिया ने वेलकम किया ये रिपोर्ट को, और बहुत ही स्पेसिफिक ग्रेनुलर रिपोर्ट है। एंड आई फील ये इंडिया स्पेसिफिक निकाली गई है। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि इंडिया का ये जो इतना बड़ा कोस्टल एरिया है वो उसके वजह से सी लेवल बहुत राइज होने वाला है एंड बहुत इम्पैक्ट होने वाला है कोस्टल्स एरिया के अंदर, और इंटरनली हीट वेव्स भी बढ़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू थिंक कि किस तरीके से आगे की पॉलिसीज़ बनाया जाए कंसिडरिंग दिस रिपोर्ट, और क्या काम किया जाए। मेजरली अगर हम देखें तो पहले तो फंड ही नहीं है, ठीक है, फंड इशू। दूसरा पॉलिटिकल विल, अभी अलग अलग सरकार बदले, अलग अलग काम हो, इस तरीके से नहीं चलेगा। वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विद द पॉलिटिकल विल ओवर हियर। तीसरा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बेसिस पे प्लान बनाना है, राइट। तो ये चीज़ों के बिना नहीं होगा। वी हैव टू वर्क ऑन इट। अडेप्टेबिलिटी के बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा। सीन के किस तरीके से हमने देख रहे, दे हैव सेड के अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल बाकी के एरिया से ज़्यादा गर्म हो रहे, इंटेंस हो रहे, और इसी के चलते आप देखोगे और साइक्लोन्स आने वाले हैं। सो विच विल बी मेजर इम्पैक्ट फॉर अस। एंड हमने देखा बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर समथिंग 2 ट्रिलियन या उससे भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ईयरली बेसिस की बात करें, बहुत ज़्यादा लॉस डिज़ास्टर ब्रिंग करता है। सो इट इज़ हाई टाइम कि हमारा
जितना गेन है उससे ज़्यादा लॉस चला जाए कि हमें अडेप्टेबिलिटी के लिए काम करना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट, किस तरीके से आईपीसीसी रिपोर्ट्स निकालती है, मेजर क्या क्या है, असेसमेंट करती है वो खुद से नहीं करती, 3 ग्रुप है, दूसरा आ चुका है, तीसरा मिटिगेशन का आएगा। इस बार का रिपोर्ट स्पेसिफिकली आई कैन से इंडिया के लिए ही था। नाउ मेकेदातु प्रोजेक्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी न्यूज़ में इसलिए, ये पहले से न्यूज़ में था, अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पे रैली निकाली है, आने वाले इलेक्शन टाइम पे यही मुद्दा रहने वाला है, नमा नीरू नमा हकू, मतलब हमें ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्द करना है तो लोगों को पानी पहुँचे और आगे की चीज़ें हो। सो उसके ऊपर फिर से ये न्यूज़ में। अभी मेकेदातु क्यों एक्चुअल कंडीशन में न्यूज़ में पहले था, 9,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बना रहे, और दी गोंदो एक रिजर्व है जहाँ पे कावेरी रिवर एंड अक्राती उसके जो ट्रिब्यूटरी है दोनों मिलती है, वहाँ पे इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेशन 400 मेगावाट का भी बनाया जाएगा। बट कर्नाटका का ये कहना है कि इससे पानी का फ्लो में कुछ अफेक्ट नहीं आएगा, कर्नाटका तमिलनाडु को तो मिलेगा, पर ये पानी हम बैंगलोर को पहुँचा सकते हैं, बेंगलुरु को ना। इसी के बेस पे तमिलनाडु का अपोजिशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ऑलरेडी उसमें बेंगलुरु के लिए पानी की प्रावधान कर दिए, तो ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट गुड, हम लोगों को अफेक्ट होगा। और ऐसे भी 1970 से जो पानी देना चाहिए था वो इतना सप्लाई नहीं करा, अब ये और करके और इशू क्रिएट करके अब आप देखो इधर एक और पॉलिटिकल एंगल बन रहा है, ठीक है। हमें जानना है कावेरी रिवर के बारे में पहले तो कावेरी रिवर को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, ठीक है, साउथ गंगा ऑफ साउथ, मेजरली निकलती है वेस्टर्न घाट से और आती है ईस्टर्न घाट में। एंड अगर हम बात करें तो कुंडलोर तमिलनाडु, वहाँ पे वो जाके फाइनली बे ऑफ बंगाल में खाली हो जाती है, बट उससे पहले वो काफ़ी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी, अभी ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी का डिफरेंस क्या है, ये नदी है, ठीक है, मेन नदी, और यहाँ से अलग अलग ट्रिब्यूटरी जुड़ के फाइनली मर्ज होती है और जाती है एक फाइनल नदी में। बट आपने देखा होगा गंगा जाते वक्त एक अलग से रिवर यहाँ से निकल के दूसरी जगह जा रही है, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। सेम वे कावेरी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटरी नीचे अलग अलग बन जाती है, कावेरी में से अलग अलग जाती है, तो इसे बोलते हैं गार्लैंड ऑफ साउथ इंडिया। एक गार्लैंड बना दिया जिससे ये डेल्टा फॉर्मेशन वहाँ पे हो रहा है। अभी जहाँ डेल्टा फॉर्मेशन होता है वहाँ पे सॉइल एल्यूवियल होता है, बहुत ही अच्छा फर्टाइल सॉइल होता है, तो वहाँ पे लोअर रिपेरियन जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर तमिलनाडु में पाया जाता है। नाउ मेजरली डिवीजन अगर हम देखें तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट, ऊपर कावेरी का बेसिन के जो रीजेस है वो सेपरेट करता है, और नीचे आ जाता है हमारा साउथ। सो 81,000 का ये स्क्वायर किलोमीटर में कावेरी बेसिन एक्सटेंडेड है। बात करते हैं इंडिया की कावेरी के अंदर स्पेसिफिकली नीलगिरी क्या करती, एक ऑफशोर है वेस्टर्न घाट का, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है जो एक्सटेंड होता है ईस्टर्न घाट से, और वो एक नेचुरल बैरियर बनाती है कर्नाटका एंड तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, डिवीजन। सो वेस्टर्न घाट, प्लेट्यू ऑफ मैसूर एंड डेल्टा, इस तरीके से कावेरी का बेसिन बटा हुआ है। सारे टाइप की सॉइल्स आपको मिलेगी, पर मेजर रेड सॉइल मिलेगी, लेटराइट, ब्लैक, रेगोर जिसे ब्लैक को ही बोलते हैं, फिर एलुवियल, ये सारी सॉइल्स वहाँ पे मिलेगी। एलुवियल मेजरली डेल्टास एरिया के पास मिली जाएगी। ये रिवर पेरेनियल है, पेरेनियल इसलिए क्योंकि मानसून के टाइम पे यहाँ पे पानी आएगा और विंटर के टाइम में नीचे तमिलनाडु के अंदर पानी आएगा, इसलिए पेरेनियल रिवर है। कभी कभी ही फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इरीगेशन के प्रोजेक्ट इसके द्वारा बहुत किए जाते हैं। अगर हम बात करें मेजरली ट्रिब्यूटरीज की, तो नॉर्थ की जो ट्रिब्यूटरी है जिसे हम लेफ्ट बैंक भी बोलते हैं, हरांगी, हेमावती, शिमशा एंड अक्रावती, ये अक्रावती और जहाँ पे ये मिलती है वहाँ रामनगर स्पेसिफिकली उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मिलती है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ ना, नीचे की अगर ट्रिब्यूटरी राइट बैंक की बात करूँ, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुरनावती, भवानी, नॉयल, अमरावती, ठीक है, ये साउथ के अंदर है मेजरली सारी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। सो ये आप मैप देख सकते हो किस तरीके से हेमवती, हरांगी, सारी अक्रावती, ये सारी यहाँ पे कावेरी में मिल रही है। यहाँ पे से कबिनी, लक्ष्मी तीर्थ, दिस इज राइट बैंक, ठीक है, नॉयल, भवानी एंड ये फाइनली
ये देखो गार्डलैंड बोलते हैं साउथ के, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटाइज हो रही है, ठीक है। ये है मेकेदातु। नाउ मेकेदातु अक्रावती जहाँ पे मर्ज होती है संगम एरिया, उसी के पास ये प्रोजेक्ट बन रहा है। एक रिजर्वियर है वहाँ पे, और यहाँ पे उसका पानी इतना फोर्स से आता है इतने कम एरिया में, उसी के चलते वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बनाए गए। 400 मेगावाट पावर जनरेट करने की भी बात चल रही है इस प्रोजेक्ट की। 9,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। 100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में ही इसका पानी जाएगा फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। ये प्रोजेक्ट 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल कर दिया था, मिनिस्ट्री ने भी कर दिया है वाटर वाली, एंड अभी एनवायरनमेंट वाली का वेटिंग पे। बट तमिलनाडु ने इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में बोला कि भैया आपने जो जजमेंट दिया था ये लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। एंड फाइनली कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर भी ये दिया था। अब तमिलनाडु एंड कर्नाटका का कावेरी का मुद्दा बहुत पुराना चल रहा था। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पहले कि ये जो डिवीज़न है उस तरीके से करो, बेंगलुरु के लिए 10 TMCF जितना दे दिया जाएगा, नीचे उनके लिए भी थोड़े बहुत प्रावधान ग्राउंड वाटर से उन्होंने किया, एक फाइनल सॉल्यूशन लिया आया था। और उसी के चलते एक स्कीम बनाई थी कावेरी मैनेजमेंट स्कीम, और वो गवर्नमेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बनाया था। बट जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो करना है, तो सेंट्रल का कुछ हस्तक्षेप इतना नहीं रहेगा, ठीक है। सो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी रहेगी, कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड कावेरी वाटर कमीशन, जो उसको फाइनली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी। ना ये आप देख सकते हो किस तरीके से बिलीगुडुपे से जो रिलीज है तब से बंद कर दिया, अच्छे से नहीं कर रहे हो, उसी की ये वार्तालाप चल रही है। नाउ CNWA जो कावेरी मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो बनाया गया है स्कीम के थ्रू, उनका काम क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उनका मेजरली काम क्या है, प्रमोट करना, स्टोरेज एप्रोप्रिएशन रेगुलेट करना। अभी जो पानी है उसको कैसे ग्राउंड स्टोरेज इनका बढ़ाए, नेचुरली बढ़ाए, इरिगेशन डिप इरिगेशन का यूज़ करे कि अच्छे से यूज़ हो पानी को, उस सब का वो देखेगी। और जो फाइनली बताया गया है उस पर वो काम करेगी। 3 मेंबर्स हो गए सेंटर के और बाकी के मेंबर्स हो गए, 4 मेंबर्स वहाँ के हो गए और 4 मेंबर्स स्टेट के हो गए। उसमें से 2 परमानेंट हो गए और 2 फुल टाइम हो गए, यहाँ के पूरे के पूरे स्टेट के हो गए पार्ट टाइम से, ठीक है ना। बात करें तो ये सिर्फ रेगुलेशन वो सब करने का काम करेगा, ये है जो रेगुलेट को मॉनिटरिंग का काम भी करेगा। जो स्कीम बनाई है उसके प्रोविजन सही से नीचे ग्राउंड पे हो रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे ये हर एक चीज़ मेजर करने की कोशिश करेगा। सो ये इसलिए न्यूज़ में था। फिर से ये मेकेदातु प्रोजेक्ट वापस से आ गया है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस कमिंग, एंड ड्रिंकिंग वाटर का इशू बना के किस तरीके से ये फिर से कावेरी का जो इशू है उसको आगे बढ़ाएगा। ना वाई नाटो इज इन सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन, नाटो क्यों नहीं भेज रहा है यूक्रेन के अंदर ट्रूप। तो पहले तो समझते हैं कि नाटो कब बना। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में पढ़ाया गया है, मेजरली 1948 के पास नाटो बनता है। नाटो कुछ नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है, US की जो अलाइज है उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। और इसी को देख के आगे जाके वार्सो पैक्ट भी बनता है जो USSR अपने लोगों के साथ करता है ना। व्हाट हैपन, ये जो नाटो है ये क्या करेगी, अगर कोई भी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5 ऑफ नाटो कोई भी यूरोप की कोई कंट्री या मतलब नाटो की कोई मेंबर्स जो है उनके ऊपर अटैक कर देता है, दैट मीन्स US की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे नाटो फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर अटैक करना। तो वो न्यूक्लियर अटैक भी जा सकता है, ठीक है। ये नाटो का कहना है। अब ये जो यूक्रेन का जो मुद्दा है उसमें क्या है, रशिया ने अटैक किया, बट क्या यूक्रेन नाटो का पार्ट है? नहीं, नाटो का पार्ट बनने के लिए वो डिमांड कर रहे हैं नहीं, तो है नहीं तो थ्रू आर्टिकल 5 हम कैसे अपनी ट्रूप भेजें। नाटो की ट्रूप्स ईस्टर्न यूरोप के आसपास काफ़ी कंट्रीज़ में है जहाँ नाटो मेंबर है, बट यूक्रेन में नहीं भेजा। अगर अभी जो वॉर चल रहा है इसमें रशिया कोई भी नाटो के मेंबर पर अटैक कर देता है गलती से भी, तब नाटो उसका जवाब देगी, अभी नहीं देगी। यही इसका प्रोविजंस बता रहा है, इसलिए नाटो अपना ट्रूप नहीं भेज रही है, ठीक है। सो नाटो के मेंबर्स आप देख सकते हो। तो फाउंडिंग जो मेंबर्स है वो ये है, कनाडा, US, पोर्टुगल, फ्रांस, लुक्समबर्ग, बेल्जियम, देन UK, आइसलैंड, नॉर्वे, इटली। सो ये मेजरली फॉर्मिंग मेंबर्स थे। आगे जाके आप देखोगे
सबसे पहले जर्मनी जाता है, और ये जर्मनी के वजह से ही जैसे वो जाता है वार्सो पैक्ट बनता है, ठीक है, आगे जाके। तो ये बाद में धीरे धीरे जो पहले वार्सो पैक्ट के थे पोलैंड, वो सब भी नाटो के मेंबर्स बन जाते हैं। अभी रिसेंटली नॉर्थ मैसिडोनिया बनने वाला है। पहले एक्चुअली उसका नाम मैसिडोनिया था, बट ग्रीस ने आपत्ति जनाई कि ये वर्ड हमारे पुराने चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आप ये नाम चेंज करके उन्होंने नॉर्थ मैसिडोनिया कर दिया। तो रिसेंटली जो जुड़ा है वो नॉर्थ मैसिडोनिया है। सो आप देख सकते हो मेजर मुद्दा ये नाटो का ही है कि ये रशिया रहा, ये यूक्रेन जो बफर करता है नाटो के साथ, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे नाटो की फोर्स आ चुकी है, ये बेलारूस है। तो यहाँ पे रशिया के पैरों तले नाटो हर जगह से घेर ना ले, इसलिए ये वाद विवाद चला है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं बनेगा ना। बात करते हैं नाटो की। ब्रुसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। हमने बता दिया था कि ये ट्रीटी जो बनी थी वॉशिंगटन के अंदर, मेजरली यूएस, कनाडा और बाकी के यूरोपियन नेशन के द्वारा बनी थी। ओरिजिनली 12 कंट्रीज थी, आज जाके 30 कंट्रीज हो चुकी है। रिसेंटली नॉर्थ मैसिडोनिया इसका मेंबर है ना। इसमें ये जो पॉइंट है कि अगर शांति हो या अशांति हो, अगर अटैक किया है तो दे विल एक्ट, ठीक है। सो एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना दिया गया है जो नाटोस के मेंबर्स है यूएस के द्वारा। आर्टिकल 5 है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है दे विल एक्ट। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखो तो कहीं ना कहीं यूएस की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अंदर आ जाता है, जहाँ पे डिफेंस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन सबकी ऊपर दे आर गोइंग टू वर्क फॉर द लॉन्ग रन। नाउ अगर इधर बात करें तो ऑल मेंबर्स आर इक्वल मिलके एक फाइनली नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल बनाया है। दे आर टेकिंग डिसीजन किस तरीके से हाउ नाटो वर्क। अभी सोवरेन सारे जो स्टेट्स है अंदर जो मेंबर्स है उनकी खुद की फोर्स होगी, ठीक है, उसको ही नाटो की फोर्स डेडिकेटली एक छोटी सी टुकड़ी बनाई है नाटो की, बट इतनी बड़ी मिलिट्री नहीं है, खुद के नेशनल्स की है, तो उनके नेशन में ही रहती है, जब ज़रूरत पड़े तभी भेजते हैं, ठीक है। सो अभी तक वो वायलेट नहीं हुआ है। अगर कोई करेगा फुल ब्लॉन अटैक रशिया के द्वारा तभी इसका जवाब दिया जाएगा ना। वाई इज़ नाटो प्रॉब्लम विद रशिया, ये बहुत बार हमने बता दिया है, ऑब्वियस है। आज फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जो डोकलाम का इशू था, राइट। तो आर सिक्योरिटी के चाइना हमारे बॉर्डर तक आया, ऐसे ही सिलीगुड़ी एरिया जो चिकन नेक है वो बहुत वहाँ से पास है, कट होने के चांसेस है। सो अपनी सोवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी के पर्पसेस से मॉस्को नहीं चाहता कि जो बफर है यूक्रेन का वो उसका पार्ट बन जाए और नाटो की फोर्स वहाँ तक आ जाए। नाउ द स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन एनुअल मैसेज डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ, ये अभी न्यूज़ में था, सोचने की कोशिश की है। नाउ अगर हम देखें आंसर तो इट इज़ यूएस प्रेसिडेंट। बेसिकली यूएस के प्रेसिडेंट द्वारा एनुअली हर एक बार एक जॉइंट कांग्रेस की मीटिंग कराई जाती है, जहाँ पे वो मिलके जो भी प्रोग्राम्स है कुछ भी है वो उसकी वार्तालाप करते हैं, ठीक है। सो दैट वाई इन द न्यूज़। नाउ मोस्ट कॉमन केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग आर, सी क्लाउड सीडिंग बहुत बार डिस्कशन में हुआ, इंडिया में भी ट्राई किया है। अभी कहीं एरिया में पानी नहीं आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, बादल बनाते हैं जिसकी वजह से बारिश हो, ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग, अब कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, तो थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस एंड सोडियम क्लोराइड, ये सभी के सब यूज़ करते हैं। ये तीन तो कॉमन है। ये अभी इसको ट्राई किया है, जिसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट, आप खाने में खाते हो, ठीक है। उसके बेस से भी एक हाइग्रोस्कोपिक एक पार्टिकल, उसी के आसपास क्लाउड कैसे फॉर्म होगा और कैसे बारिश लाया जाएगा, ठीक है ना। एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। अभी मेजरली जो हमारे नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेटिव अथॉरिटी है NTCA, इनकी 19वीं मीटिंग हुई थी, उसी में ही बोला था कि चीता को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। सक्सेस हो रहे हैं पर थोड़ी बहुत तकलीफ है। मेजरली ये बहुत पुराना प्लान था कि हम चीता को इंट्रोड्यूस करें। चीता इंडिया में कब का एक्सटिंक्ट हो चुका है, बिकॉज ऑफ हंटिंग एंड अदर रीजंस इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है। वन रीज़न हम एक एक करके देखेंगे क्या है उसके एक्सटिंक्ट होने के, बट हम फिर से उसको री इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज की स्टोन जो स्पीसीज़ होती है अगर उसको रिस्टोर कर दिया जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। सो चीता ग्रासलैंड का माना जाता है
कीस्टोन स्पीसीज है कि पूरे के पूरे ग्रासलैंड इकोसिस्टम को सर्वाइव करना है तो चीता को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ना इंडिया में पहला एशियन चीता थे जो एक्सटिंक्ट हो चुके, अभी सिर्फ फिलहाल एक ही जगह पे बचे एशियन चीता, दैट इज़ ईरान। दूसरा है अफ्रीकन चीता जो अफ्रीका में है ना। एशिया का जो ईरान से पूछा तो ईरान ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। उसी के चलते वी हैव वन ऑप्शन कि अफ्रीका चीता को इंट्रोड्यूस कर दे। फाइनली नामीबिया से हमारी बात हुई एंड दे रेडी टू गिव अस फ्यू चीताज ओवर हेयर। तो यहाँ पे इंडिया में अफ्रीकन चीताज इंट्रोड्यूस हो गए। मध्य प्रदेश कुनो पालपुर नेशनल पार्क, वहाँ पे 8 से 12 चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। उसी के चलते ये बहुत बड़ा एक कार्निवोरस एनिमल है जो एलिमिनेट हो गया, उसी का रीइंट्रोडक्शन का प्लान चल रहा है ना। रीज़न उसके ख़त्म होने के तो एक तो हंटिंग, दूसरा था उस एरिया में ज़्यादा प्रे ही नहीं थे खाने के लिए, तो खाना ही नहीं होगा तो अपने आप डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हो जाएगी। डिग्रेडेशन भी हो रहे थे उनके एरियाज़ के, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही थी एंड क्लाइमेट चेंज। अब उस टाइम पे ऑलरेडी इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो चुकी थी, तो जगह ही नहीं थी, तो आधे फॉरेस्ट एरियाज़ या ग्रासलैंड एरियाज़ पार्ट हो चुके थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर और वो सब शुरू कर दिया था। उसी के चलते दिस पॉपुलेशन गेटिंग एक्सटिंक्ट। नाउ एनटीसीए की बात करें तो ये डेडिकेटेड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर को वापस से बढ़ाने की, उनकी पॉपुलेशन टाइगर कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा 1972 2006 में इसका अमेंडमेंट लाके इसे बनाया गया है। ये चेयरमैन है इसके एनटीसीए के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, और थोड़े प्रोफेशनल 8 एक्सपर्ट्स भी बिठाए गए हैं जो किस तरीके से काम करे फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, जो ट्राइबल्स वहाँ पे है, कंजर्वेशन कैसे करना है, उन सब के प्रोफेशनल्स वहाँ बिठाए। प्लस 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 विल बी इलेक्टेड बाय द हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से एनटीसीए का पूरा प्रावधान है। उनका मेजर काम क्या है? टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर्स रिजर्व्स बनाना, जो एरियाज है, ठीक है, डेडिकेटली वहाँ पे टाइगर काउंटिंग, टाइगर सेंसस, एवरी 4 ईयर देर इज़ अ टाइगर सेंसस, ठीक है। प्लस व्हाट आर द मेथड्स, क्या क्या है, क्या इशू है, किसे कंजर्व करना है, वो पूरा काम एनटीसीए के द्वारा देखा जाता है, ठीक है। सो एनटीसीए टाइगर सेंसस हर 4 साल में करवाती है, काउंटिंग्स करती है अलग अलग तरीके से, और फाइनली रिपोर्ट पार्लियामेंट में दिया जाता है। हमारे लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। चीता, तो चीता सबसे पुरानी स्पीसीज है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंड मैमल अगर हम बात करें तो चीता है, ठीक है। मोर देन 5 मिलियन ईयर पुरानी स्पीसीज है मायोसिन एरा से। अफ्रीकन चीता की बात करें तो वल्नरेबल है, इनकी पॉपुलेशन लगभग 7-8 हज़ार जितनी है। यू कैन सी 7000 अफ्रीकन चीता है एंड बिगर इन साइज कंपेयर टू एशियन चीता। सो आप ये देख सकते हो, दिस इज़ द अफ्रीकन चीता एंड दिस इज़ द एशियन चीता। ये दोनों के थोड़ी चीज़ें, ये थोड़ा पेल है, ये ज़्यादा अच्छा कलर में है, ये बड़ा भी है साइज़ में, लंबा भी है, ये थोड़ा उससे साइज़ में छोटा है, ठीक है। सो इसे ही हम ला रहे हैं, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर भी है ना। बात करते हैं, ये है एशियन, ये है अफ्रीकन। यू कैन सी ये कुछ ज़्यादा फरी है कंपेयर टू हियर, और छोटा भी है, और इसकी आंखें बिल्ली जैसी है, इसकी इतनी बिल्ली जैसी नहीं है। सो ये कैट के ही अंदर आते हैं, बिग कैट फैमिलीज़ में। आईसीएन स्टेटस में अगर एशियन चीता की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर में सिर्फ ईरान के अंदर 40 से 50 ही है, इसलिए उन्होंने देने के लिए मना कर दिया है। एंड स्मॉलर है, पेलर है, रेड आई है, जहाँ पे आप फरी ज़्यादा देख सकते हो, और स्मॉलर हेड एंड लॉन्गर नेक, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की बात करें, 3 मार्च यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी की स्थापना हुई गई थी, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जहाँ पे एनवायरनमेंट का एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उसी दिन को डेडिकेशन के लिए आगे जाके हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च मनाना शुरू किया। सो दिसंबर में यूएन की बहुत पहले एक मीटिंग हुई थी, तब 2013 या उससे पहले के पास, तब जाके ये डेडिकेटली दे दिया गया था। अभी इस बार का जो थीम है, ये थीम क्या बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये टाइम है कि हमें इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है। वो जो कीस्टोन स्पीसीज है उन्हें ही लेकर आओ कि इकोसिस्टम रिस्टोर हो। उसी के चलते हम देख रहे हैं पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो रही है एंड जूनोटिक डिसीज बढ़ रही है। अगर ये सब होगा और इकोसिस्टम रिस्टोर नहीं होगा तो हमारे लिए भी उतना ही खतरा है ना। वर्ल्ड वाइल्ड डे, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2013 में प्रावधान किया था कि 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। ये दिन सिग्निफाई करता है साइट का फॉर्मेशन भी यूएनईपी के द्वारा ही बनाया गया था, साइट्स फॉर्मेशन, ठीक है।
ना सिग्निफिकेंस क्या है मेजरली अगर आप देखो इंडिजीनियस फॉरेस्ट ड्वेलर एंड पीपल एट प्रेजेंट 28% फॉरेस्ट लैंड को मैनेज करते हैं, तो उन्हें रिस्टोर करो, दे हैव मोर नॉलेज। जो कीस्टोन स्पीसीज है उनके एरियाज़ को रिस्टोर करो, उनके प्रेस है उनको एरिया को रिस्टोर करो, तो कम्प्लीटली जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है जिसके आगे जाके प्लैनेट में ही फ़र्क पड़ेगा, खुद इंसानों को फ़र्क पड़ेगा, उसी के रिस्टोरेशन के लिए ये इस बार का थीम रखा गया है। ना बात करते हैं किस तरीके से लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि लीगली वाइल्ड लाइफ ट्रेड कुछ लास्ट 14 ईयर्स में 107 बिलियन जितना चल रहा है लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इलीगल उससे कम है, कुछ थोड़ा बहुत कम है, 5 to 12 टाइम्स लेसर देन दी लीगल। तो मतलब लीगली कितना ज़्यादा चल रहा है वाइल्ड लाइफ ट्रेड। यू कैन सी ओवर हियर 107 बिलियन लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, 23 बिलियन इलीगल है, ठीक है। सो 24% जो ट्रेड लीगली हो रहा है उसमें वर्टिब्रेट स्पीसीज का हो रहा है। यू कैन सी लाइव एनिमल्स में बर्ड्स है, सबसे ज़्यादा ऑर्नामेंटल फिश, प्रिमेट्स है, रेप्टाइल्स है, उन सब का होता है। एक्वाटिक एनिमल है, मैमल्स और उनके फर के प्रोडक्ट का, दैन मीट्स के लिए वो सब के लिए होता है, मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए हो रहा है ना। We have seen, we have sites, we have lots of organizations, still there is a lot of trading been there, और ये कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को नुकसान मार रहा है और इसी के लिए सस्टेनेबल वे में प्रोसेस करना है ना। बात करते हैं साइट्स की प्रावधान जो 1975 में बनी गई थी, 183 सिग्नेटरीज है, 182 प्लस यूरोपियन कंट्रियन, ठीक है। तो 3600 स्पीसीज, 36,000 बेसिकली स्पीसीज एंड प्लांट्स को रेगुलेट किया जाता है ना। अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के मेजरली हम बात कर सकते हैं थोड़े बहुत पार्ट, ये लोग नेट इम्पोर्टर एंड कंज्यूमर है। पर सिर्फ इम्पोर्टर की बात करें तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड ओशियानिया ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मेजरली कंज्यूम और इम्पोर्टर दोनों का काम कर रहे हैं। उसी के चलते ये दिल्ली के खुद के इंस्टीट्यूशन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये स्टोरी पहली बार पब्लिश की थी, जिसे नज़र में रखा गया है ना। एनवायरमेंट क्राइम्स की बात करें तो कुछ साल में मतलब 2019-20 के अंदर ही 78% इंक्रीज़ हुआ है एनवायरमेंटल क्राइम्स। अगर हम क्राइम रेट्स की बात करें किस तरीके से है, तो कितने केसेस पेंडिंग है एनवायरमेंटल क्राइम रेट्स के, डिवाइड बाय 365 केसेस पेंडिंग अगर हम देखें तो यू कैन सी कुछ 61,767 रजिस्टर है, जिसके अभी ट्रायल्स तो चल रहे हैं और बाकी के पेंडिंग भी है, और इस तरीके से बैकलॉग बढ़ रहा है। तो आप देखो कि इसी स्पीड में चलेंगे तो कितने साल लग जाएंगे इन केसेस को सॉल्व करते करते। सो कहीं कहीं उसके वजह से और एनवायरमेंटल क्राइम्स बढ़ रहा है, बिकॉज केसेस आर नॉट प्रॉपरली सॉल्विंग आउट। एंड वी हैव इवन सीन के मेजर जो ट्रिब्यूनल्स है, एनजीटी की बात करें तो उसमें भी वैकेंसीज है। सो गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है इधर। नाउ वाइल्ड लाइफ क्राइम्स इन इंडिया, सो वी कैन सी देयर इज़ बिन डिक्रीज इन द फंड फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका भी फंड डिक्रीज़ हुआ गया है, एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट का 16% डिक्रीज़ हुआ गया है। तो जो हमने अभी तक किया है, अब जाके देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम्स के अंदर जो फंड्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं। सो इट इज़ हाई टाइम हमें वो बढ़ाना है। इकोसिस्टम रिस्टोर नहीं जाएगा तो आगे भी जाके इतनी सारी बीमारियाँ और वो सारी चीज़ें बढ़ने वाली। अगर लेपर्ड्स की बात करें तो 15 साल में कुछ 2639 लेपर्ड्स किल हुए गए हैं। अभी हम बात करते हैं टाइगर्स की, तो यू कैन सी 50 टाइगर्स वर किल्ड लास्ट ईयर इटसेल्फ, 579 टाइगर्स किल हो चुके अभी तक। एलिफेंट्स, मेजरली एलिफेंट्स ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि एलिफेंट्स के जो एरिया है वो डिग्रेड हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है, खाने के लिए वो एग्रीकल्चर एरियाज में आ जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हो चुका था। नाउ वी कैन सी ओवर हियर बिकॉज ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एंड उसके चलते किस तरीके से एनिमल अटैक करे, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए मिल नहीं रहा फॉरेस्ट में। तो लास्ट 7 ईयर्स में एलिफेंट 696 किल हुए, पर सामने इवन देर इज़ अ किल, ह्यूमन किल भी आप देख सकते हो। लास्ट ईयर 87, देन 359, तो टोटल 7 साल में इतने किलिंग हुई है ह्यूमन एंड मैन की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ह्यूमन एंड एलिफेंट की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। ना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन फंजिबल टोकन। हमने एनएफटी के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, आपने नहीं देखा हो तो पहले वो देखो फिर ये सॉल्व कीजिए। एनएफटी क्या है? नॉन फंजिबल टोकन्स आर यूनिक डिजिट एसेट्स विथ ईच टोकन रिप्रेजेंटेटिव अ यूनिक वैल्यू। NFT include digital real estate, digital art and music. NFT is not interchangeable in nature.
सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? ये सभी चीज हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इटसेल्फ. सो आंसर इज डी. नाउ बात करते हैं इरावदी डॉल्फिन की. आर नेचुरली फाउंड इन कोस्टल एरिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया. डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन इन चिलिका इज कंसिडर्ड टू बी हाईएस्ट सिंगल लगून पॉपुलेशन. ठीक है, अभी इरावदी डॉल्फिन, हमने अभी तक गंगाटिक डॉल्फिन्स की बात करी, अब इरावदी डॉल्फिन्स की बात करते हैं. सी साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया कैसे, तो ये गलत है. इट इज़ कम्प्लीटली साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया ही होता है. ठीक है, डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन चिल्का लेक में मिलता है, मेजरली मेकोंग रिवर, इरावदी रिवर. ठीक है, और इंडोनेशिया के पास का जो एरिया है वहाँ पे से, बोर्नियो आइलैंड के पास में से वहाँ कमी तीन रिवर से यहाँ पर आती है इरावदी. ये एंडेंजर स्पीसीज है, चिल्का में मिलती है. ठीक है, नाउ व्हाट आर क्लस्टर बॉम्ब्स एंड थर्मोबैरिक वेपन्स? मेजरली एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो ह्यूमन राइट का वॉचर बोल सकते हैं हम लोग, जो वॉच करते रहते हैं कि कहाँ पे ह्यूमन राइट वॉयलेशंस हुआ है, उसी के चलते अगर देखें तो उन्होंने बोला है कि रशिया ने क्लस्टर बॉम्ब्स एंड वैक्यूम बॉम्ब, थर्मोबैरिक बॉम्ब्स को यूज़ किया गया है. थर्मोबैरिक जो बॉम्ब्स है उसको वैक्यूम बॉम्ब बोलते हैं, एंड क्लस्टर आप ये देख रहे हो, ये सारे अंदर पैलेट्स है, छोटे छोटे बॉम्ब्स रख दिए. ठीक है, अभी ये रॉकेट लॉन्च किया, ऐसे जाएगा, एक एक बॉम्ब लॉन्च होगा, आप देखो मल्टीपल अलग अलग जगह में. तो इससे क्या होगा, अलग अलग इतने सारे बॉम्ब्स गिरेंगे तो बहुत सिविलियंस की डेथ होगी. ये मेजरली इसलिए यूज़ किया जाता है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, उन सबको टारगेट किए, पर सिविलियंस की भी उधर मौत होगी. और इसके थ्रू ये भी पाया गया है कि कहीं जगह पे ये जो पैलेट्स बॉम्ब है वो फटते नहीं है, वो वहाँ पे ही रह जाते हैं. तो सिविलियन के लिए बहुत बड़ा खतरा है आगे जाके. अभी वो डिटेक्ट नहीं हुए कि यहाँ पे बॉम्ब पड़ा है, कुछ हो गया और फूट गया, या तो फिर उसके केमिकल विद टाइम रिलीज हो रहे हो ग्राउंड वाटर सॉइल के अंदर. नाउ बात करते हैं वैक्यूम बॉम्ब. ये है, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे मिसाइल की तरह के से लॉन्च किया जाता है. अब ये ना एकदम एरोसॉल स्प्रेड हो जाएगा. ठीक है, और एकदम इस तरीके से बॉल बनाएगा और अंदर वैक्यूम क्रिएट करेगा, और वो वैक्यूम आसपास के ऑक्सीजन को सक करने की कोशिश करेगा उधर. ठीक है, तो पूरे जो एरिया है, फॉर एग्जांपल दिस होल इंस्टीट्यूट राइट, यहाँ पे मैंने लॉन्च कर दिया, तो ये पूरा का बिल्डिंग जितना भी आसपास के एरिया में ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा वो वैक्यूम बॉल सक कर लेगा, और वो और उसका ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगा और एक्सप्लोजिव होगा. इसके चलते जो भी एरियाज़ है वहाँ पे, चाहे अंदर वहाँ पे यूक्रेन में लोग बंकर्स के अंदर है, उनके भी ऑक्सीजन्स जा सकते हैं, वो उन्हें भी नष्ट कर सकता है. इतना पावरफुल ये बॉम्ब है. तो उसी के चलते ये ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है. मेजरली ये दो बॉम्ब अभी तक स्पेसिफिक क्लस्टर बॉम्ब का ट्रीटी है, पर थर्मोबैरिक अभी भी यूएस और बाकी सारी कंट्रीज़ ने इसको बैन में नहीं डाला गया है. दे हैव ट्राइड टू फिगर आउट कि इसको मत डालो, एंड ये यूज़ आगे भी वॉर्स में हुआ है. जर्मनी ने हिटलर में यूज़ किया था, एंड उसके बाद भी यूएस एंड रशिया के द्वारा ये बॉम्ब्स यूज़ किए. बट ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो होते हैं वहाँ पे ये बॉम्ब, चाहे कोई भी वॉर कंडीशन हो, पर ऐसे तो नहीं होनी चाहिए कि आप ह्यूमैनिटेरियंस इंसानियत भूल के अटैक करो. ठीक है, चाहे कॉम्बैट हो या नॉन सिविलियन हो, आप पहचान में नहीं आ रहे कि सिविलियन है या नॉन कॉम्बैट या कॉम्बैट फोर्स है, आपको पता नहीं चल रहा है और आप ऐसे बॉम्ब लॉन्च कर रहे हो. सो ये बहुत गलत है, ये लोगों को दर्दनाक मौत भी देता है. तो ये बॉम्ब यूज़ हाल में हुआ जा रहा है, ऐसा एमनेस्टी का कहना है. और उसी के चलते अगेन कन्वेंशंस की बात हो रही है कि उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना. किस तरीके से वर्क करते हैं वही यहाँ लिखा है. सो मेजरली अगर हम बात करें थर्मोबिक कन्वेंशन जो है क्लस्टर, वो बोलता है कि ये प्रोहिबिटेड है ड्यूरिंग दी ऐसे वॉर्स जहाँ पे आप ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आप नहीं कर सकते हो. रशिया और यूक्रेन दोनों इसका सिग्नेटरी नहीं है. ठीक है, हेग कन्वेंशन के अंदर भी डाला गया है कि वैक्यूम बॉम्ब्स आर नॉट प्रोहिबिटेड बाय इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट, बट देयर यूजेज अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन इन बिल्ट अप एरिया, स्कूल और हॉस्पिटल कुड अट्रैक्ट एक्शन अंडर दिस कन्वेंशन. ठीक है, तो ये मना कर दिया गया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स होते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, चाहे ये बैन में ना हो, कोई लॉ के अंदर ना हो वैक्यूम बॉम्ब, बट स्टिल इसके अंदर आ सकता है. सो उसी के लिए न्यूज़ में था. ठीक है, ना बात करते हैं किस तरीके से जो कंट्रीज शुरू कर रही है
ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। सो हाल के टाइम पे न्यूक्लियर वेपन, क्लस्टर बॉम्ब्स एंड थर्मोबैरिक या वैक्यूम बॉम्ब्स इंसानों के लिए खतरा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होता बहुत सारों की लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा कि आगे जाके किस तरीके से होगा। सो एक इंटरनेशनल कंट्रोल चाहिए इन तीनों को ख़त्म करने के लिए, जो बहुत बड़ा आज के लिए डेंजर माना जाता है। नाउ प्रीलिम सीरीज की बात करें तो कोणार्क सन टेम्पल इज़ इन न्यूज़। यू कैन सी इट इज़ द वन ऑफ द सन टेम्पल जो गंगा डायनेस्टी के द्वारा 13 सेंचुरीज़ के अंदर बनाया गया है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो ये पूरी एरिया के पास कोणार्क जो रीजन है उसको कम्प्लीटली सोलर पे चलाने वाले, कम्प्लीटली रिन्यूएबल सिटी की तरीके से वर्क करने वाले, ग्रीड से ग्रीन पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 300 मेगावाट जितना टारगेट रखा गया है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर एटीएम्स है, स्ट्रीट लाइट्स है एंड बाकी की मेजर जगह है, वहाँ पे आधे से ज़्यादा का काम हो चुका है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अगर हम बात करते तो ये ब्लैक पगोडा भी नाम से जाना जाता है, बिकॉज वहाँ पे इस ब्लैक सॉइल जो है वो जो मटेरियल्स है वो इजीली अवेलेबल है वहाँ पे। बात करें तो यहाँ पे टोटल 2 रो में 12 व्हील्स है और 7 घोड़े मानते थे कि सन गॉड यहाँ पे आते हैं ड्यूरिंग इक्विनॉक्स, और उसी टाइम पे ये सन टेम्पल की तरीके से बहुत अच्छे से लाइटिंग आती थी। तो अभी थोड़ा डिमोलिश हो चुका है, इसका कंजर्वेशन के ऊपर काम चल रहा है। सो 7 हॉर्सेस और ये बाकी की 12 व्हील्स यहाँ पे होती थी। और बात करते हैं बाकी की चीज़ें किस तरीके से, तो 7 हॉर्सेस 7 डेज ऑफ द वीक को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यूरोपियन सेलर का मानना है कि ब्लैक जो पगोडा है उन्होंने ही नाम दिया है, इसमें कुछ मैग्नेटिक पावर है, क्योंकि कोई भी शिप वहाँ से पास होती तो वो उसको अपने शोर तक बुला के सिंक करवा देती थी। ठीक है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में है 1984 के अंदर। नाउ नेट ज़ीरो अचीव करना ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल का खुद का एक टारगेट है, एम्बिशियस प्लान है, जिसको कोणार्क टेम्पल के लिए 25 करोड़ दिया गया है। नाउ दूसरा प्रोजेक्ट सन टेम्पल मोढेरा के लिए भी चल रहा है। फाइन, मेजरली क्या क्या काम हो चुका है अभी तक तो आप देख सकते हो, सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स, ड्रिंकिंग वाटर एटीएम्स, व्हीकल्स, चार्जिंग पॉइंट्स एंड टेम्पल को इल्यूमिनेट करने के लिए भी 50 किलोवाट लग चुके हैं। 300 किलोवाट टोटल होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके पास आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ईस्टर्न उड़ीसा में है, पुरी के पास, गंगा डायनेस्टी में किंग नरसिम्हा देव वन ने कोणार्क टेम्पल बनाया। नाउ कोर सेक्टर ग्रोथ अगर बात करें तो अगेन आईआईपी क्या है, इंडेक्स 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या है, उसकी ही बात चल रही है कि ये जो सेक्टर है उनका प्रोडक्शन प्री पैंडेमिक लेवल से जितना सरपास कर चुका है। सो दैट इज़ गुड। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एनएसओ के द्वारा बनाई जाती है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2 कैटेगरीज में होती है, एक तो होती है ब्रॉड सेक्टर, एक होती है यूज बेस्ड सेक्टर। यूज बेस्ड में बेसिक, कैपिटल एंड इंटरमीडिएट, ब्रॉड सेक्टर में माइनिंग, मैन्युफैक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो है आपका पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताती है एनएसओ के द्वारा। ठीक है, ये मंथली आया जाता है, इसकी रिपोर्ट्स, फिक्स टाइम पीरियड है, बेस ईयर ये होता है। नाउ 8 मेजर सेक्टर्स, जो ये 8 सेक्टर्स है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ये रिलीज़ एनएसओ के द्वारा नहीं करती है, ये रिलीज़ करती है ऑफिसर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो डिपार्टमेंट है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, जो ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। 8 कोर इंडस्ट्री का अगर हम वेटेज देखें IIP में तो 40% इज़ द वेटेज ऑफ दिस इंडस्ट्रीज। फाइन,